अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सबसे आगे मैं बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफजई और उम्मीद करती हूँ जितने लोग देख रहे हैं वो खैर खैरियत से होंगे। हमेशा प्रोग्राम के आगाज़ में कुछ ना कुछ हम कहते हैं, छोटी सी अच्छी बात करते हैं। आज की अच्छी बात मेरी ख़ास तौर पर बच्चों के लिए, और जो बच्चे मुझे इस वक्त देख रहे हैं और जो बार बार अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर्स से इस बात पर डांट सुनते हैं कि ये तुमने कैसा सवाल कर लिया, ये किस किस्म का अजीब व गरीब सवाल कर लिया, कहाँ से तुम सोचते हो, कहाँ से ये अजीब व गरीब ख्यालात तुम्हारे जहन में आते हैं। तो ये जो डांटें आप सुनते हैं ये सुनते रहा करें और अपने सवालात करते रहा करें। जो भी सोचें, इमेजिनेशंस आपके जहनों में आती हैं, आप कोई ड्राइंग्स बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, वो करते रहा कीजिए, क्योंकि उससे आपको आने वाले दिनों में बड़ा फ़ायदा होगा। वो मैं बताती हूँ क्यों। अब हम बहुत सारे कार्टून्स देखते हैं, हमारी जो बड़ी एनिमेशन की बड़ी इंडस्ट्री है वो डिज़नी है, जाहिर है, और दुनिया में थीम पार्क्स बने हुए हैं डिज़नी के नाम से। अब वॉल्ट डिज़नी जो एक आदमी था, वो जब बचपन में सोचा करता था तो उसको टीचर्स बड़ा डांटते थे। वो स्कूल से इतना मुतनफ़िर हो गया कि एक दिन उसने फ़ैसला कर लिया कि मैं हाई स्कूल ही छोड़ दूंगा, तो उसने हाई स्कूल छोड़ दिया। तो वो बेसिकली हाई स्कूल का ड्रॉप आउट है और वो वहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर सका, क्योंकि टीचर्स उसको डांटते थे और इन सवालात जो वो पूछता था उस पर उसको बड़ी जो है क्लास लेने को मिलती थी। टीचर्स उसको बहुत डांटते थे। फिर इसी तरह वो एक मरतबा न्यूज़पेपर का एक एडिटर बन गया, एडिटर लेवल तक वो पहुँच गया। अच्छा, एडिटर जब वो बना तो उसको उस इदारे से भी फारिग कर दिया गया, उसको फायर कर दिया गया। क्योंकि उसके जो सीनियर्स थे वो कहते थे तुम में इमेजिनेशन नहीं है, तुम सवाल ही नहीं पूछते। अब ये आप तजाद चेक करें, एक बच्चा जो स्कूल में बहुत ज़्यादा सवालात पूछे जाने की वजह से टीचर से डांट सुनता था और अपने इदारे में जब वो आया तो वो शायद थोड़ा सा खामोश हो गया। उसके बारे में ये कहा जाता था कि उसकी इमेजिनेशन नहीं है, आइडियाज़ उसके पास नहीं होते, तो उसको इदारे ने फारिग कर दिया। लेकिन उसके ऐसे आइडियाज़ थे कि आज अगर हम बड़ी कार्टून की या एनिमेशन इंडस्ट्री की बात करें तो अरबों खरबों मिलियन डॉलर्स का बिजनेस है डिज़नी का। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि उस वॉल्ट डिज़नी ने अपने लिए कैसा नाम बनाया, किस चीज़ की बुनियाद पर, सिर्फ अपनी इमेजिनेशन और आइडियाज़ और वो सवालात जो स्कूल में किया करता था। तो जितने बच्चे मुझे देख रहे हैं और जो ये डांटे सुनते हैं पेरेंट्स से, टीचर्स से, बड़ों को तो मैं ये कहूँगी कि बच्चों को ना डांटा करें, और छोटों को मैं ये कहूँगी कि आप सवालात ज़रूर पूछा करें, इमेजिनेशन को हमेशा अपनी ज़िंदा रखें और जो आप सोचते हैं उसको करने का अपने दिल के अंदर एक जो प्लान है वो बनाते रहा कीजिए। अच्छा, अब मैं आपको लेके चलती हूँ मौसम की तरफ, और मौसम के बारे में मैं आपको बता दूँ कि मौसम की क्या सूरत हाल रहेगी। वैसे तो हम आजकल बड़े खुश हो रहे हैं, हम कह रहे हैं कि मौसम पाकिस्तान में पूरा बड़ा खुशगवार है, लेकिन कुछ लोग खुशगवारी मौसम की ज़्यादा एंजॉय नहीं कर पा रहे। उसकी वजह यह है कि वहाँ पर बिजली नहीं है। कराची की मैं बात कर रही हूँ और वहाँ पर हमारे पास बिजली नहीं है, घंटों घंटों लोग गर्मी का शिकार हुए पड़े हैं। तो अगर मौसम अच्छा हो भी जाता है तो फिर बिजली चली जाती है, तो फिर हमें कोई ख़ास फ़ायदा हो नहीं रहा। खैर, हमारे पास इस्लामाबाद में दर्जा हरारत जो है वो है कम से कम 25 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर हम लाहौर की तरफ चलें तो लाहौर में कम से कम 27 और ज़्यादा से ज़्यादा आपको नज़र आ रहा है 39 डिग्री सेंटीग्रेड। कराची की अगर हम बात करें, जहाँ से मैंने आगाज़ किया, कराची वालों मैं आपका दुख समझ सकती हूँ। कराची में कम से कम 30 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा है 36 डिग्री सेंटीग्रेड। पेशावर कम से कम 28 और ज़्यादा से ज़्यादा हमें नज़र आ रहा है 39 डिग्री सेंटीग्रेड। कोयटा की तरफ अगर हम चलें तो कोयटा में कम से कम 17 डिग्री और ज़्यादा से ज़्यादा 35 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। ये आपको नज़र आ रहा है कि मौसम की क्या सूरत हाल है इन 5 शहरों में। आगे बढ़ते हैं जी, सक्खर से हम आगाज़ करेंगे, बल्कि हैदराबाद से आगाज़ करेंगे। हैदराबाद कम से कम 30 और ज़्यादा से ज़्यादा 40 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, फिर सक्खर है, सक्खर में हमारे पास कम से कम 31 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 42 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। मुल्तान के सोन हलवे याद आ जाते हैं। मुल्तान कम से कम 32 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 41 डिग्री सेंटीग्रेड। सियालकोट की तरफ अगर हम बढ़ें तो कम से कम 27 डिग्री और ज़्यादा से ज़्यादा 38 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। फैसलाबाद में कम से कम 29 डिग्री और ज़्यादा से ज़्यादा 39 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास मौसम की सूरत हाल रहेगी। ये आपको नज़र आ रहा है, गर्मी है थोड़ी बहुत कहीं कुछ शहरों में, लेकिन कुछ शहरों में मौसम अच्छा भी है, खुशगवार भी है। लेकिन वो खुशगवारी तभी महसूस होगी जब बिजली हो और हम खिड़की के अंदर से बैठकर बाहर देखें कि भाई मौसम अच्छा है, बारिश हो रही है। अच्छा, अब आपको मैं ज़रा बताती हूँ कुछ जगहों के हालात, वाक़यात से मैं आपको बाखबर करना चाह रही हूँ। भारत की तरफ ज़रा पहले चलते हैं। भारत में हस्पताल से फ़रार होने वाले कोरोना मरीज़ ने पुलिस और हस्पताल के अमले की जो है वो दौड़ें लगवा दी हैं। अब हुआ क्या था, एहलकारों ने मरीज़ को पकड़ने की भरपूर कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। ट्विटर पर ये वीडियो वायरल है, आपको अपनी स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा है। ये ट्विटर पर वीडियो वायरल होगी जिसमें कोरोना मरीज़ भागता हुआ नज़र आ रहा है और कई सोशल मीडिया सार्फिन के मुताबिक ये भारतीय रियासत केरला का वाक़या है। जहाँ पर यह वाक़या पेश आया वो रियासत केरला है और जहां कोरोना का जो मरीज़ है वबा से मुतल्लिक मुख्तलिफ अफवाहों और जो खबरें होती हैं वो सुनकर डर के मारे अस्पताल से फ़रार हुआ था, ये कहा जा रहा है। और पुलिस और तिब्बी अमला जो है उनके एहलकारों के ने ताक़ुब भी ज़ाहिर है उसका किया, मरीज़ को पकड़ने की कोशिशें भी की लेकिन नाकाम रहे।
अब जबकि वो फरार होने के चंद घंटों बाद ये खबर सामने आई कि पुलिस ने मरीज़ को पकड़ लिया है और दोबारा अस्पताल में मुंतकिल कर दिया। तो भाई भागने की क्या ज़रूरत थी, खामखा पुलिस के अमले की भी दौड़े लगवाई हैं और खुद को थकाया है। एक्सरसाइज करना चाह रहा होगा, मेरा ख्याल है उसको जिस क्वारंटीन फैसिलिटी में रखा होगा वहाँ ट्रेडमिल वगैरह उसको फराहम नहीं की होगी, तो वो एक दौड़ लगा के आना चाह रहा होगा। इस किस्म की हरकतें मत करें, ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है और अपना ख्याल रखें, लोगों का भी ख्याल रखें जो आपके इर्द गिर्द होते हैं। अमेरिका की तरफ आपको लेके चलती हूँ। अमेरिका की रियासत में हुआ है एक बड़ा अच्छा और इसका ऐसा वाक़या हुआ है कि जो आपके दिल को खुश कर देता है कि लोगों को एक दूसरे का इतना ख्याल है। अमेरिका का जो एक स्याह फाम फुटबॉलर है उसने आग से बचने के लिए तीसरी मंजिल से गिरने वाले एक कमसिन बच्चे को कैच करके उसकी जान बचाई है। अमेरिकी रियासत मिशिगन में ये वाक़या पेश आया है जहाँ पर एक इमारत में खौफनाक आतिशज़दगी हुई थी और एक खातून जो थी वो तीसरी मंजिल पर खड़ी थी, मौजूद थी और ज़ाहिर है उनके उस बिल्डिंग में आग लगी हुई थी और वो सख्त परेशान थी, वो वहाँ से निकल नहीं सकती थी। तो जितने लोग नीचे खड़े थे हर शख्स उस खातून को ये कह रहा था, उससे ये दरख्वास्त कर रहा था कि वो बच्चे को ऊपर से नीचे फेंक दे, लेकिन वो राज़ी नहीं हो रही थी और ज़ाहिर है उनका डर जो था वो बजा था कि भाई इतनी ऊपर से वो अपने बच्चे को नीचे फेंक दे, पता नहीं कोई नीचे कैच कर सके ना कैच कर सके, उनके हाथ से बच्चा छूट ना जाए। खैर आखिर में हुआ क्या कि उस खातून ने बच्चे को ऊपर से फेंका और फुटबॉलर ने जैसे ही ये देखा, अमेरिकी फुटबॉलर ने पलक झपकते में फ़ौरन ही उस बच्चे को बचाया। वो वहाँ पर पहुँचा और उसने उस बच्चे को कैच कर लिया और बच्चे को शदीद चोटें भी आ सकती थी, वो नहीं आई, उस बच्चे की जान बच गई। उसकी जान जाने का भी खदशा था लेकिन वो जान बच गई उसकी। और बच्चे की जान बचाने वाला जो फुटबॉलर है वो है फिलिप ब्लैंक्स, जिसने हाल ही में अमेरिकी बहरिया से जो है वो रिटायरमेंट भी हासिल की है। तो ये दो खबरें थी जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, मैंने सोचा मैं आपको बताऊं। और अब आपको नाजरीन इसके बाद लेकर चलते हैं हेडलाइंस की तरफ। कौमी एयरलाइन को एक और धचका, अमेरिका ने भी PIA के फ़िज़ाई ऑपरेशन पर पाबंदी आयद कर दी। PIA को हासिल खुसूसी परवाज़ों का इजाज़तनामा मनसूख, अमरीकी हुकाम ने बज़रिया ईमेल इदारे को आगाह कर दिया। PIA को अमरीका के लिए 12 बराह रास्त खुसूसी परवाज़ों की इजाज़त दी गई थी। कोरोना पर काबू पाने के इक़दामात, पंजाब के 7 शहरों के मखसूस इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद के मखसूस इलाके 24 जुलाई तक बंद रहेंगे। मुल्तान, गुजरांवाला, गुजरात और सियालकोट के इलाके भी सील। बुनियादी अशिया ज़रूरिया की दुकानें खुली रखने की इजाज़त। कोरोना के बढ़ते केसेस, लाहौर के 7 इलाके सील। चुंगी, अमर सिद्धू, EME सोसाइटी, वाबदा टाउन के इलाके शामिल। जौहर टाउन, ग्रीन सिटी, टाउनशिप के मखसूस इलाके भी बंद कर दिए गए। मुल्क भर के स्कूलों समेत तमाम तालीमी इदारे 15 सितंबर से खोलने का ऐलान। वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने कहा अगस्त के पहले और फिर तीसरे हफ्ते फैसले पर नजरसानी करेंगे। कोरोना हालात बेहतर ना हुए तो तालीमी इदारे नहीं खुलेंगे। जुलाई के दूसरे हफ्ते से फनी तालीम के इम्तिहानात लेने की इजाज़त। हॉस्टल्स में 30% तलबा को रहने की इजाज़त होगी। दुनिया भर में 1 करोड़ 23 लाख से जायद कोरोना केसेस, 5,57,000 से जायद अमवात, 71,87,000 से जायद मरीज सेहतियाब। अमेरिका में कोरोना से मजीद 960 अफराद चल बसे। हलाकतें 1,35,000 से बढ़ गईं। कोरोना केसेस 32 लाख से बढ़ गए। न्यूयॉर्क में सितंबर से SOPs के तहत स्कूल खोलने का ऐलान। अमरीकी नायब सदर का कहना है कि तमाम रियासतों को स्कूल खोलने पर आमादा किया जाएगा। अमरीकी वजारत सेहत ने स्कूल खोलने को खतरनाक और सख्त फैसला करार दे दिया। सिंध में कोरोना केसेस 1 लाख से बढ़ गए। पहले 1000 केसेस 41 रोज में सामने आए। 10,000 केसेस में 72 रोज का वक्त लगा। केसेस 75,000 से 1 लाख तक पहुंचने में 14 रोज लगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम से ईद उल अज़हा सादगी से मनाने की अपील कर दी। कहा ईद आ रही है, लापरवाही की तो कोरोना केसेस फिर बढ़ जाएंगे। स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से वबा पर काबू पा सके। हमें भी उम्मीद नहीं थी कि केसेस इतनी जल्दी कम हो जाएंगे। वफाकी वज़ीर मुराद सईद की पीपल्स पार्टी क़यादत पर इल्ज़ामात की बौछार। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा उज़ैर बलोच ने आसिफ जरदारी के लिए 14 शुगर मिल्स पर कब्जे किए। उज़ैर बलोच ने कहा पीपल्स पार्टी क़यादत के कहने पर कत्ल किए। भत्ता आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर को जाता था। तकरीर के दौरान अपोजिशन का वॉकआउट। पीपल्स पार्टी की शाजिया सुमरो ने मुराद सईद की तरफ हेडफोन उछाल दिया।
कराची की लोड शेडिंग पर कौमी असेंबली में गर्मा गर्म बहस। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं 5 साल पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमत रही, उन्होंने कुछ नहीं किया। हुकूमत की इत्तेहादी MQM का मंगल को पार्लियामेंट के बाहर धरने का ऐलान। राजा परवेज अशरफ बोले 2 साल बाद कहा जा रहा है बिजली का मसला अगले 2 साल में हल होगा। हुकूमती अरकान जानबूझकर वजीर आजम की इज्जत नहीं होने देते। वजीर आजम इमरान खान का कराची में लोड शेडिंग का नोटिस। के इलेक्ट्रिक से मुतालिक मसाइल जल्द हल करने की हिदायत। वजीर आजम से गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने मुलाकात की। सिंध की सूरत हाल, कोरोना और के इलेक्ट्रिक के मामलात पर गुफ्तगू। इमरान खान ने कहा अवामी मसाइल का हल जल्द मुमकिन बनाया जाए। बारिशों में के इलेक्ट्रिक का निजाम डूब गया। मुख्तलिफ रिहायशी इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। साउथ चरंगी में खंबे से करंट लगने से 10 साला बच्चा जाँ बहक। 3 रोज में करंट लगने से 8 अफराद जाँ बहक हुए। वफाकी वजीर उमर अयूब ने करंट के हादसात का जिम्मेदार सिंध हुकूमत को करार दे दिया। वजीर आजम ने इस्लामाबाद आइसोलेशन अस्पताल एंड इन्फेक्शन ट्रीटमेंट सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी हमराह थे। आइसोलेशन अस्पताल एंड इन्फेक्शन ट्रीटमेंट सेंटर 40 दिनों में मुकम्मल किया गया। सेंटर में 250 बेड्स की सहूलत, रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी लेबॉर्ट्री के अलावा एक मुर्दा खाना और आतिश खाना भी मौजूद है। रेलवे ट्रैक लोगों के लिए डेथ ट्रैक बन चुका है। रेलवे का निजाम ऐसा नहीं कि ट्रेन ट्रैक पर चल सके। रेलवे खसारा असखुद नोटिस केस की समाअत में चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के रिमार्क्स। कहा ML1 मंसूबे पर कोई पेशरफ्त नहीं हुई। तहरीरी हुक्मनामे में कहा पाकिस्तान रेलवे की बेहतरी की कोई सूरत नजर नहीं आ रही। बज़ाहिर रेलवे मुलाजमीन निजाम चलाने के लिए मौजू नजर नहीं आ रहे। लाहौर हाईकोर्ट का पेट्रोल बहरान की तहकीकात के लिए आला सतह कमीशन बनाने का हुक्म। चीफ जस्टिस कासिम खान ने रिमार्क्स में कहा वफाकी हुकूमत की खराब गवर्नेंस की इंतहा है। वादियो नजर में हमाम में सबके कपड़े उतरेंगे। सरकारी रिकॉर्ड छुपाने की कोशिश हुई तो सख्त कार्रवाई होगी। अटॉर्नी जनरल से कमीशन के लिए नाम तलब। मुल्क में कोरोना केसेस कम हो रहे हैं। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल की ब्रीफिंग। कहा कोरोना पर काबू पाने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार ला रहे हैं। टिड्डी को तलफ करने के लिए भी इकदाम किए। टिड्डी दल के खात्मे के लिए अद्वियात और स्प्रे की कमी नहीं। सिंध हुकूमत की हेल्थ वर्कर्स के लिए रिस्क अलाउंस की मंजूरी। ग्रेड 16 तक के हेल्थ वर्कर्स को 17,000 रुपए माहाना रिस्क अलाउंस मिलेगा। ग्रेड 17 और उससे ऊपर मुलाजमीन को माहाना 35,000 रुपए मिलेंगे। ग्रैंड हेल्थ अलायंस ने इजाफा मुस्तरद कर दिया। वफाकी वजीर आजम स्वाति का 18वीं तरमीम पर पार्लियामान में बहस करवाने का मुतालबा। कहा 18वीं तरमीम में बेहतरी की जरूरत है। सिंध में हुकूमत नहीं बल्कि एक कारोबार चल रहा है। PTI में सिर्फ इमरान खान का वोट बैंक है। तहरीक इंसाफ को तोड़ने की कोशिश करने वाले के साथ कोई खड़ा नहीं होगा। पूरा टोकरा खराब है, माइनस ऑल की बात करें। दोबारा शफाफ इंतखाबात करवाए जाएं। मौलाना फजलुर रहमान की APC के बाद कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा हुकूमत की कोई पॉलिसी नजर नहीं आ रही। हुकूमत के 5 साल पूरा करवाने की बात कौम को बद्दुआ के मुतरादिफ है। कोरोना के पेश नजर ईद उल अज़हा पर सिर्फ एक छुट्टी दिए जाने का इम्कान। ईद उल अज़हा 31 जुलाई बरोज जुमा होने का इम्कान। 2 हफ्ते बाद छुट्टियां मिलाकर तादाद 3 हो जाएगी। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन को ईद से पहले तनख्वाह मिलेगी। हुकूमत के 27 जुलाई तक तनख्वाह जारी करने के अहकामात। पेंशनर्स को पेंशन की अदायगी भी यकीनी बनाने की हिदायत। ये तो थी नाजरीन हेडलाइंस। कुछ बात करते हैं कराची में लोड शेडिंग के हवाले से। कराची में लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ गया है। बिजली की लोड शेडिंग के मामले पर कल कौमी असम्बली में हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान में बड़ी तल्ख कलामी हुई। वफाकी वजीर तवानाई उमर अयूब साहब का कहना यह है कि 2 साल तक तो कराची वाले भूल जाएं कि लोड शेडिंग का कोई हल निकल सकता है। 2 साल तक हम कराची के लोड शेडिंग का कोई हल नहीं निकाल सकते। कल PTI की जानिब से के इलेक्ट्रिक के मरकजी दफ्तर के बाहर एहतजाजी धरना भी दिया गया। कराची में लोड शेडिंग का दौरानिया क्या है? कराची में बिजली के बहरान का मसला हल की तरफ क्यों नहीं जा रहा? तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी दोनों ही की हुकूमतें कराची की लोड शेडिंग के लिए कुछ नहीं कर पा रही। ऐसी क्या बात है कि क्यों नहीं ये मसला हल हो पा रहा? हम बात करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फिरदौस शमीम नकवी साहब मौजूद हैं और वज़ीर तवानाई सिंध पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इम्तियाज़ शेख साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया अदा करूँगी मैं तमाम मेहमानों का जो हमें इस प्रोग्राम में टाइम दे रहे हैं। सबसे पहले फिरदौस साहब आपकी तरफ मैं आना चाहूँगी कि कराची में इस वक्त लोड शेडिंग की जो सूरत हाल है वो बहुत ही बुरी है। लोग बड़े परेशान हैं, लेकिन आप लोगों की वफाकी हुकूमत भी है। सिंध में आप लोग दफ्तर के बाहर धरना दे रहे हैं, तो वो धरना आप लोग बेसिकली किसके खिलाफ दे रहे हैं?
देखिए, धरना जो है वो कराची इलेक्ट्रिक के खिलाफ है। 2005 में इस कंपनी को जब प्राइवेटाइज किया गया, कराची एक मोनोपोली के तहत के अंडर काम कर रही है। इनकी जिम्मेदारी है कि इस शहर की बिजली की तमाम जरूरियात पूरी करें और बिजली को एक सेफ तरीके से लोगों तक पहुंचाएं। 2005 से 15 साल गुजर चुके हैं। इस कंपनी ने मुनाफा भी कमाया कुछ अरसे, और अभी तक ये लोड शेडिंग का सिलसिला चल रहा है। आज की सूरत हाल ये है कि इस शहर की पीक डिमांड जो है वो 4000 मेगावाट है और के इलेक्ट्रिक के पास सिर्फ 3100 मेगावाट बिजली देने की गुंजाइश है। खुद उनके अपने पावर प्लांट जो आ भी रहे हैं, 900 मेगावाट और आ जाएंगे अगले एक साल के अंदर, जिसमें पहले 400 आ जाएंगे मार्च अप्रैल तक, लेकिन 300 मेगावाट को रिटायर भी करेंगे, तो नेट इजाफा 600 मेगावाट का होगा। तब भी कमी रहती है। हर साल 250 से 300 मेगावाट बिजली की डिमांड बढ़ रही है शहर की। ये इतना बड़ा जुर्म है कि एक बिजली का प्लांट लगाने में कम से कम आपको 6 साल पहले शुरू करना पड़ता है। जब आप प्रोसेस 6 साल पहले शुरू करते हैं तो छठे साल आपको बिजली मिलती है। सही। इंटर कनेक्शन के मुल्क में बिजली है, लेकिन के इलेक्ट्रिक उस बिजली का भी फायदा नहीं उठा सकता क्योंकि इंटर कनेक्शन फैसिलिटी नहीं है। अच्छा। 700 मेगावाट से ज्यादा बिजली ग्रिड, नेशनल ग्रिड से नहीं ले सकता। ये जो सूरत हाल पिछली हुकूमत ने करके रखी थी कि कराची के ऊपर कोई तवज्जो नहीं, और सिंध हुकूमत सो रही थी। उनको कराची से कोई रग़बत ही नहीं है, कोई मोहब्बत ही नहीं है, कोई इसके मसाइल से सरोकार ही नहीं है। अब हमने, लेकिन ठीक है फिरदौस शमीम नकवी साहब, आपका पॉइंट आ गया है, लेकिन सिंध हुकूमत के तो इख्तियार में इस वक्त है नहीं ना, ये बिजली का मामला तो फेडरल गवर्नमेंट के मातहत आता है। इम्तियाज़ शेख साहब की तरफ मुझे जाने दें। इम्तियाज़ साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। ये बताएं कि उमर अयूब साहब ये कहते हैं कि हम के इलेक्ट्रिक को फर्नेस ऑयल भी दे रहे हैं, हम उनको गैस भी इजाफी जो है वो दे रहे हैं, इजाफी बिजली भी दे रहे हैं और इजाफी बिजली देने को तैयार भी हैं, लेकिन कि इलेक्ट्रिक के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो जो इजाफी बिजली गैस मौसूल हो रही है उनको वो उसको स्टोर करके आगे आवाम तक फराहम कर पाएँ। देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने पहला सवाल किया शमीम नकवी साहब से कि आप धरना किसके खिलाफ दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक। मैं ये कहता हूँ इनका धरना जो है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के खिलाफ है, इनका धरना उमर अयूब साहब के खिलाफ है और उसकी वजारत के खिलाफ है। कि मतलब अपनी वजारत, अपनी हुकूमत और ये मसला हल नहीं कर पा रहे, और उधर कौमी असम्बली में वो कहते हैं 6 साल तक ये मसला हल नहीं हो सकता। तो आप शुरू तो करें, आपने शुरू किया, चले। सबकी गलतियां, सब ने जो भी था, जिन पार्टियों ने किया वो सब गलतियां थी हमारी, सब की थी। तो अभी 2 साल में आपने क्या कर, आप अपनी भी गलती मान रहे हैं सर? जी, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर गलतियां थी वो पुरानी हुकूमतों की, क्योंकि इनकी स्टोरी यही शुरू होती है कि पिछली हुकूमतों ने ये किया, पिछली हुकूमतों ने ये किया। लेकिन बात तो सही है ना, पिछली हुकूमतों में भी लोड शेडिंग का प्रॉब्लम तो था। आप तो खैर बहुत शदीद है, लेकिन था तो। लोड शेडिंग का मैं आपको बता दूं, लोड शेडिंग ये यहाँ कराची में लोड शेडिंग शुरू हुई क्यों हुई कि इन्होंने फर्नेस ऑयल अपनी नाअहली और इल प्लानिंग के तहत इन्होंने इंपोर्ट फर्नेस ऑयल की और बंद कर दी। ठीक है, बंद कर दी तो तेल था नहीं, इनकी प्लानिंग हो नहीं सकी, इनको पता ही नहीं था कि कितना तेल चाहिए, इन्होंने कोई कोऑर्डिनेशन की नहीं किसी के साथ। जब तेल खत्म हुआ तो टपाल और वो दूसरे जो अपने हैं अपना IPPs हैं, मेट्रो और दूसरे लोग, उनका भी तेल खत्म हो गया। तो ये मतलब फिर इन्होंने इधर उधर से करके हफ्तों से करके इनको थोड़ा सा तेल फराहम करने की कोशिश की है। तो वो एक हो गया, उसके ऊपर फिर बारिशें हो गई, उस पर सोने पे सुहागा ये हो गया। ये आप देखें, ये लोड शेडिंग का जो सिलसिला होता है ये बारिशों के ज़माने में और गर्मी के ज़माने में होता है। पिछले साल भी हुआ था, ठीक है। उसके बाद फिर ये जब खत्म हो जाता है तो हर कोई भूल जाता है। काम तो उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट ने करना है ना इस पर जी, मॉनिटर भी उन्होंने करना है। वो देखे ना तो कि क्या मतलब क्या चीज़ उन्होंने करनी थी, क्या चीज़ नहीं करनी थी। तो जिम्मेदारी इनकी है। नेपरा भी मरकजी रिलेटेड इदारा है, लेकिन अभी भी मतलब एक कमेटी बनाई गई है जो कि कल वजीर आजम साहब ने बनाई है, उसमें भी सिंध गवर्नमेंट की नुमाइंदगी नहीं है। गवर्नर साहब करेंगे। भाई गवर्नर साहब सेरेमोनियल हेड है, गवर्नर साहब के पास इख्तियार नहीं है। अगर जो ये सीरियस है कराची के मसले हल करने में, कराची के अवाम का ये लोड शेडिंग या बाकी इशूज के हल करने में,
तो सिंध गवर्नमेंट को ऑन बोर्ड लेना। अच्छा, इस मामले पे सिंध गवर्नमेंट को ऑन बोर्ड नहीं लिया जा रहा। ठीक है, मुझे फिरदौस साहब से पूछने दीजिए ये बात कि फिरदौस साहब, ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि सिंध का मसला है और 18वीं तरमीम भी हुई है, जाहिर है फेडरल उस तरह से इंटरफेयर भी नहीं कर सकता, तो सिंध की हुकूमत को आप लोगों ने अगर अपने साथ इस कमेटी में नहीं बिठाया तो फिर तो कोऑर्डिनेशन लैक करेगी। जी, इनके भाई साहब भी बैठे हुए हैं नेपरा में, सिंध गवर्नमेंट के नुमाइंदे होके क्या कर लिए उन्होंने वहां जाके। इनको तो इतनी भी समझ नहीं है कि बिजली की लोड शेडिंग तेल की वजह से नहीं हो रही है ही नहीं जनरेशन कैपेसिटी जो शहर की नीड को पूरा करे। ये बने हुए वजीर तवानाई सिंध के, जिस आदमी को इशू ना पता हो, इनको बार बार समझा रहे हैं तेल इशू नहीं है, इशू जो है वो जनरेशन कैपेसिटी है कि टोटल जनरेशन कैपेसिटी इज 3000, यू नीड 4000 मेगावाट। एंड मैंने अभी बताया कि टेक्स टाइम, वक्त लगता है पावर प्लांट लगाने में। सो रहे थे, डिमांड नहीं की, इंटरकनेक्शन फैसिलिटी डिमांड नहीं की, वो भी 3 साल में बनती है। अभी भी कैनप का प्लांट जो है वो 6000 मेगावाट की बिजली पैदा करेगा अगले 2 साल में। उस समय भी नहीं ले सकते हम बिजली, क्योंकि हमारे पास वहां भी इंटरकनेक्शन फैसिलिटी नहीं है। ये बोलते रहे बारिश होती है तो पानी आता है, बारिश होती है तो बिजली कम होती है। तो फिरदौस साहब, वो तो सियासी बयान था ना, उसको तो ना लिंक करें। यहाँ पे आवाम का मसला सुलझाएं। आवाम देख रही है प्रोग्राम, उनको समझ में नहीं आ रहा कि उनका मसला कब हल होगा। अच्छा, एक सेकंड फिरदौस साहब, आपकी तरफ मैं आती हूँ। इम्तियाज शेख साहब रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं आपकी बात को। देखिए जी, ये बेवकूफ़ी वाली बात कर रहे हैं। ये खुद जिस तरह बेवकूफ़ाना करके जाके रोड पे बैठ गए वहाँ अपनी हुकूमत के खिलाफ, तो इनसे पूछे कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई के एमडी ने क्या कहा है। उन्होंने लोड शेडिंग फर्नेस ऑयल की उसके लिए कहा है कि फर्नेस ऑयल हमारा शॉर्ट था, शुरुआत ही लोड शेडिंग की। ठीक है, बिल्कुल कहा है। आपको पता ही नहीं है, आपको तो पता ही नहीं है। आपको पता है, आ जाओ मेरे साथ, चलो दूंगा सामने, छोड़ो ना, बात करते हैं। बुला लेना, आप लोग सामने तो बुलाते नहीं आए साथ में। अच्छा, आप बता दीजिए शेख साहब क्या है कराची की। अगर एमडी ने ये बात की भी है तो एमडी ने तो अपना मुद्दा किसी और पर डाला है ना, हम तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। शेख साहब बताएं, कराची की बिजली की जरूरत क्या है और कराची में कितनी बिजली पैदा होती है, बताओ। बिजली मुझे तो इसका जवाब अगर आता है बता दो ना, शहरियों को बताओ कि कितनी बिजली की जरूरत है। खुद को अक्ल कुल मत समझो मिस्टर, खुद को अक्ल, खुद को नहीं है, आपको गधा समझता हूँ थोड़े। इस वक्त तकरीबन 2800-2900 करीब बिजली पैदा होती है और इनकी 3200 से ऊपर होती है तो लोड शेडिंग शुरू हो जाती है। इनकी डिमांड तो 3000। डिमांड कितनी भाई, यही पूछ रहा हूँ ना। डिमांड इस वक्त 3900 पे पहुंची हुई है, तो कहाँ से आएगी वो 700 मेगावाट? कोई जादू का चराग है कि बिजली का घर लग जाएगा? क्या बात करते हैं आप लोग? इसी के लिए एक सेकंड मुझे थोड़ा सा इंटरजेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। थोड़ा मुझे इम्तियाज शेख साहब, आपसे भी मेरी दरखास्त है और फिरदौस साहब आपसे भी दरखास्त है कि एक एक करके रिस्पॉन्ड करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि क्या कह रहे हैं। फिरदौस साहब, आपने पूछा है कि कराची की डिमांड और जनरेशन के हवाले से मैं इम्तियाज शेख साहब से पूछ लूँ कि क्या है। तो जी इम्तियाज शेख साहब, आप बताएं कि डिमांड जो थी वो कहते हैं कि ज्यादा थी और कैपेसिटी जनरेशन जो थी वो कम थी, और ये बड़े अरसे से ऐसा ही है। डिमांड ज्यादा है। कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई ने अपना इन्वेस्टमेंट उन्होंने करनी थी ट्रांसमिशन में भी और जनरेशन में भी। उन्होंने जनरेशन में तो ज्यादा कर ली है, लेकिन ट्रांसमिशन लाइन पे अपनी पूरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे उन्होंने अपनी नहीं की, अपना जो इन्वेस्टमेंट उनको करनी थी वो भी फेडरल गवर्नमेंट का था। दूसरा, उन्होंने कहा कि नेपरा के मेंबर की बात की उन्होंने। इनको तो ये भी नहीं पता कि नेपरा अथॉरिटी है और अथॉरिटी पूरा चेयरमैन और चारों मेंबर बैठ के फैसला करते हैं, अकेला कोई मेंबर फैसला नहीं करता। ये ऐसे वैसे हाँकते रहते हैं, तो कुछ पता नहीं है, ये सिर्फ ऐसी बातें करते हैं और जाके रोड पे बैठ गए। तो भाई, आप अपनी हुकूमत के खिलाफ रोड पे बैठे हो, वजीर आजम के खिलाफ बैठे हो, पावर मिनिस्टर के खिलाफ बैठे हो सकता है सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ एहतजाज कर रहे हो। फिरदौस साहब, सही कह रही हूँ या नहीं? मैं आपको बता चुका हूँ कि आप इनको सुन लें, फिर मुझसे सवाल पूछ लीजिएगा। मसला ये है कि कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई इस वक्त तकरीबन 2600, 2800, 2700 के करीब बिजली पैदा करता है। जब भी 3000, 3250 के ऊपर डिमांड जाती है तो मतलब फिर इनकी लोड शेडिंग शुरू हो जाती है एक्यूट किस्म की। इन्होंने तेल दिया नहीं, तेल तो उन्होंने पाबंदी लगा दी, बैन कर दिया, जबकि दुनिया में सबसे सस्ता तेल था। तो वो तो उसकी अपनी बात तो करते नहीं है। कि आप एमडी को बुलाएं, ठीक है, मुझे भी बुलाएं, इनको भी बुलाएं, मैं ठीक है। अब मैं ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। अब मुझे फिरदौस साहब को रिस्पॉन्ड करने दे देते हैं। जी फिरदौस साहब।
कितनी एनर्जी के वजीर हैं, कितनी अच्छी बात करते हैं। कैपेसिटी 2600 मेगावाट है बिजली पैदा करने की, ठीक है। तो लोड शेडिंग शुरू हो जानी चाहिए जब 2601 बनती है, 3200 पे नहीं शुरू होगी। या 3200 जनरेशन कैपेसिटी है, जब 3200 से ऊपर जाएगी डिमांड तब लोड शेडिंग शुरू होगी। मेरा डाटा जो कहता है वो ये कहता है कि इस वक्त कराची की पीक लोड डिमांड, पीक लोड जो होता है जब मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी सब लोग चला रहे होते हैं, वो तकरीबन 3900 से 4000 तक है। और के इलेक्ट्रिक के पास टोटल बिजली तमाम जराए से, जिसमें 700 मेगावाट नेशनल ग्रिड से आता है, आईपीपी से 436 आता है, और खुद उनकी जो है अपनी कैपेसिटी जो है वो तकरीबन इस वक्त जो है वो 1800 मेगावाट है। तो वो मिला के इस वक्त 3100 मेगावाट बिजली आती है अगर आइडियल सिचुएशन हो, जब तमाम प्लांट चल रहे हो, जब फर्नेस ऑयल मौजूद हो, जब सब कुछ सही चल रहा हो, जब गैस का प्रेशर सही हो, सारी चीजें सही हो। तो कराची को तब भी 800-900 मेगावाट बिजली का शॉर्टफॉल है। ये बात कैसे होने दी, 15 साल में दुरुस्त क्यों नहीं की? ये एक प्राइवेट कंपनी है। जो नेपरा है उसको हर सूबे का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है। इम्तियाज शेख साहब के ब्रादर मोहतरम सिंध की नुमाइंदगी करते हैं नेपरा में, और नेपरा की जो 5 मेंबर्स की अथॉरिटी है वो तमाम फैसले करती है। तो इन्हीं ने सिंध का हकूक कराची इसका सूबे का सर का ताज है। क्या उनको नेपरा में बैठ के ये नजर नहीं आ रहा था कि बिजली कम हो गई है? यही रोना हम रो रहे हैं। और हमें ये बताइए अगर झूठ बोल रहा हूं जी, इम्तियाज शेख साहब के उनको पता नहीं चला, उनको भी पता नहीं चला। अगर हमें पता नहीं चला तो आप लोगों को भी फिर समझ में नहीं आई कि ये शॉर्टफॉल हो रही है। ठीक है, उनसे मैं पूछ रही हूँ जी। बिल्कुल गलत कह रहे हैं, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है। अगर कोई शेख कम्युनिटी का है, शेख है कोई, तो मतलब वो मेरा रिश्तेदार नहीं हुआ, मेरा रिश्तेदार नहीं है। मेरिट पे भर्ती हुआ था वो। अगर कोई नकवी है तो सब नकवी को इनके रिश्तेदार तो नहीं होते ना। तो ये मतलब एक तो जाहिलों वाली बात की जाती है। मतलब मेरे समझ में नहीं आता, पढ़े लिखे लोग हैं और खुद को बहुत ही समझते हैं कि अकुल कुल है कि शेख हो गया तो मेरा रिश्तेदार हो गया। गलत बात करते हैं। फैसला चेयरमैन करता है। चारों गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव तो है यार। मेरी बात सुने, आप कैसी बात कर रहे हो? चलिए, आपका भाई नहीं है, आपका नुमाइंदा है, रिप्रेजेंटेटिव तो है ना। आपको बोलने नहीं लगाया है तो मैं भी बोल ऐसी बात करेंगे। तो मेरी बात सुने आप, सुनने का हौसला रखें। अभी एक चीज में आप नाकाम हो गए हैं। आप लोग नाअहली की वजह से, आप लोगों की इल प्लानिंग की वजह से एक मसला पैदा हुआ, तो उसको हल करने की कोशिश करें। और हल करने की कोशिश ये कर रहे हैं कि जी आपने कमेटी बना दी है, वो जाके गवर्नर साहब के साथ बैठे। क्या करेंगे गवर्नर साहब? गवर्नर साहब तो हमारे काबिल एहतराम है, लेकिन गवर्नर सेरेमोनियल हेड है। यहाँ हुकूमत मैंडेट जिसको अवाम का है वो सिंध हुकूमत है, उनके साथ बैठे। इससे तो आप लोग अच्छा ठीक है, अब ये तो हमने जनरेशन और कैपेसिटी और इसमें तो हम उलझे रहे, ठीक है शेख साहब। लेकिन की बात करूं, कैपेसिटी की बात करूं, ये 3900 की बिल्कुल गलत कह रहे हैं। हमने भी ब्रीफिंग ली है, इसलिए एमडी कराची इलेक्ट्रिक से लिए। कराची इलेक्ट्रिक के पूरे लोग थे, कभी भी इतनी 3900 की नहीं है। आगे जाके फ्यूचर में कहीं जाके डिमांड हो सकती है, हो जाए और होगी। कराची बड़ा बढ़ता हुआ शहर है, लेकिन इस वक्त 3000 से ऊपर कुछ भी होता है तो मतलब लोड शेडिंग शुरू हो जाती है। अच्छा, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि ना वफाक और ना ही सिंध साथ बैठने को तैयार हैं, और ना ही वफाक और ना ही सिंध हुकूमत जो है वो इस मसले का हल कोई निकालना चाह रहे हैं। अब मेरा आपसे सवाल ये है, पहले फिरदौस साहब की तरफ जाती हूँ, फिर आपकी तरफ आऊँगी शेख साहब, कि अब कितने अरसे में हम देखेंगे कि आवाम को इस मामले में कोई रिलीफ मिलेगा? कमेटी तो बना दी है खान साहब ने, लेकिन अनकरीब कितने दिनों में या कितने हफ्ते में इस प्रॉब्लम का कोई हल होगा, आवाम को सुख का सांस मिलेगा? फिरदौस साहब देखिए, पहली चीज तो ये है कि जब कोई मसला आता है तो ये कहते हैं सारा मसला जो है वफाक की वजह से। जब सारे मसले वफाक की वजह से, तो वफाक के नुमाइंदे से रब्ता किया जाएगा, सिंध हुकूमत से क्यों किया? इसके सिंध हुकूमत का तो कोई रोल है नहीं है, खुद ही कहते हैं ये। फिर जब इनको अच्छा, जहां तक आपने ये सवाल पूछा, देखिए सबसे पहले प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करना है। प्रॉब्लम 2 तरीके से रिजॉल्व हो सकती है, या बिजली इंपोर्ट की जाए या बिजली जनरेट की जाए। इंपोर्ट की जाएगी नेशनल ग्रिड से, और अगर जनरेट करनी है तो नए पावर प्लांट को लगाना होगा। जब तक बिजली आएगी नहीं तो बिजली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी, डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी तो लोड शेडिंग नहीं होगी, खत्म नहीं होगी। शॉर्टफॉल, उस आपको अपनी लोड प्रोजेक्शंस करनी पड़ती है कि कितनी बिजली की जरूरत है, हर साल जरूरत किस हिसाब से बढ़ रही है।
मैंने जो फिगर्स दिए हैं वो पीक लोड डिमांड की दिए हैं। बेस लोड डिमांड इस वक्त जो है वो तकरीबन 3,300 मेगावाट है। ये सप्रेस्ड। मेरा सवाल था कि कितने अरसे तक आवाम को थोड़ा आज क्लैरिटी हासिल हो जाए कि हमने किस तरीके से इस मसले को हल करना है, तो इस मसले के एग्जीक्यूशन में विद फुल गुड विशेस, फुल स्ट्रेंथ और सारी रिसोर्सेज अवेलेबल, आपको कम से कम 2 से 2.5 साल लगेंगे। अच्छा, ठीक है। अब यहाँ पर भी एक और प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गई है कि हमारे दोनों मेहमानों ने, फिरदौस साहब आपके मुताबिक जनरेशन का प्रॉब्लम है और इम्तियाज शेख साहब के मुताबिक तेल फर्नेस ऑयल का प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर भी हल नहीं निकल सक रहा, तो पता नहीं अल्लाह जाने के आगे किस तरह दोनों साथ बैठकर आवाम के मसाइल का हल निकालेंगे। इम्तियाज शेख साहब, आपकी तरफ आऊँगी कि आपको कितने अरसे में लगता है कि ये प्रॉब्लम आवाम के लिए सॉल्व हो जाएगा? देखिए जी, सबसे पहले तो ये मसला पैदा हुआ फौरी तौर पे इतना सीरियस, ये इनके जो नाअहली की वजह से, जो उन्होंने ऑयल इंपोर्ट की वजह से किया, वहां से शुरू हुआ, फिर बारिशें हो गई, तो इन दोनों चीजों ने मिला के बहुत सीरियस प्रॉब्लम कर दिया। ये प्रॉब्लम तब होगा हल जब ये ऑयल की जो है तरसीद पूरी तरह से हो जाएगी। अभी उन्होंने इंपोर्ट खोली है, दोबारा पहुंचेगा मसला, ये कुछ दिनों में वैसे ही रिलैक्स हो जाएगा और बारिशों का मौसम निकला तो हो जाएगा। लेकिन इसमें डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई के को दुरुस्त करना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा, जो कमिटमेंट। लेकिन क्या फिरदौस साहब ठीक कह रहे हैं कि हमारी जनरेशन की भी प्रॉब्लम है? और जनरेशन का मसला नहीं है, जनरेशन तो उनको बिजली मिल सकती है, लेकिन ग्रिड स्टेशन बनाने पड़ेंगे उनको, मतलब और सहूलियात पड़ेंगी ताकि मैं। और वो कितने अरसे में हो जाएंगे? नेशनल ग्रिड में उसमें 1.5 साल तो कितना भी जल्दी करने तो लग जाएगा अगर टॉप। ठीक है, तो आपके मुताबिक भी 1.5 साल का अरसा तो है, तो उमर अयूब साहब भी कह रहे हैं कि 2 साल। इंटरकनेक्शन बना दें, 1.5 साल में ले लें ठेका। अच्छा, ठीक है, लेकिन अब उन्होंने ठेके भी देने शुरू कर दिए टीवी प्रोग्रामों में। अरे 1.5 साल में बन दिया हो ना, वो कंपनी जो 1.5 साल में इंटरकनेक्शन बना देती है। असल में ये नए लोग हैं, इनको न सियासत का पता है, न इंतजाम का पता है, न इनको हुकूमत का करने का पता है। इन्होंने पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। किस चीज को तो देखें, पीआई को देखें, बेड़ा गर्क, वो सिंध के हालात देख ले, सड़कों पे गटर का पानी होता है, बारिश में लोग जो है, आज तक कोई स्टॉर्म वाटर सिस्टम नहीं है, बसें आप नहीं ला सके, कूड़ा आप नहीं उठा सके, बिल्डिंगें गिरने से आप नहीं रोक सके, और हुकूमत करनी आपको आती है। माशाअल्लाह, ऐसी हुकूमत अल्लाह मियां किसी को करना ना सिखाए जो आपको आती है। अल्लाह करे कि इस मुल्क में कोई ऐसा हुक्मरान ना आए जैसे कि सुनेंगे नहीं, सिर्फ ऐसे बोलते जाएंगे। देखें, मसला ये है कि अगर उनको हल करना है तो सबसे बड़ा होल्डर यहाँ अवाम के बाद और उनकी हुकूमत है। हुकूमत सिंध में, सिंध पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की है, उनके साथ क्यों नहीं उठा, बिल्डिंग बंद क्यों नहीं हुई, जवाब दे नहीं सकते। मसले बस यही है कि हमें सियासत करनी आती है, के जो सियासत। देखिए, सुने ना बात, आप सुनते नहीं है ना, यही तो आप लोगों की खराबी, आप लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते। यही मतलब आप लोगों में कमी है ना। आप लोग सियासत में, आपको पता नहीं है, सियासत में बर्दाश्त करना पड़ता है, सुनना पड़ता है। अरे अगर तो पाकिस्तान की सियासत में तो बर्दाश्त सिर्फ आवाम ही कर रही है अभी तक। कर रही है ना, सही कह रही है, बिल्कुल सही कह रही है, राइट, आवाम ही कर रही है, सही कह रही है। हम बैठने को, मसला हल करने को तैयार हैं। कराची के अवाम का मसला है, ये पूरे साल से तो हल नहीं है। वहाँ भी यही हाल है, 18 घंटे की लोड शेडिंग है, मतलब ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इम्तियाज शेख साहब, फिरदौस शमीम नकवी साहब, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। हमारी यही गुजारिश है दोनों जमातों से कि दोनों जमातों की प्रॉब्लम्स भी बहुत बड़ी हैं, आवाम की प्रॉब्लम्स भी बहुत बड़ी हैं, उनको सॉल्व करने के लिए दोनों जमातें मिलकर बैठें और मामलात का हल निकालें। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे मेहमानों का। नाजरीन, लेते हैं यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक टू द शो। नाजरीन, कोरोना वायरस के हवाले से पाकिस्तान में यौमिया मुतासरीन की सबसे ज़्यादा तादाद जो है वो 13 जून को रिकॉर्ड की गई थी, जो कि 6,825 थी। जून के आगाज़ से 10 जून तक मुल्क में यौमिया मुतासरीन की तादाद तेज़ी से बढ़ी। अब मामला जो जुलाई में देखने में आ रहे हैं, जुलाई के शुरू से ही हम ये देख रहे हैं कि हम बेहतरी की तरफ जाने लगे हैं। क्या ये दुरुस्त है कि पाकिस्तान वायरस की इंतहा देख चुका है, वायरस की पीक देख चुका है, या क्या कोरोना वायरस की इंतहा गुजर चुकी है, चल रही है, या फिर अभी आनी बाकी है? इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ चेयरमैन कोरोना एडवाइजरी बोर्ड पंजाब डॉक्टर महमूद शौकत साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम।
डॉक्टर साहब, ये जो पीक का मामला है और जून से अगर हम जुलाई के केसेस की तादाद और रेशो को कंपेयर करें तो जुलाई में बड़ी तेजी से हम ऊपर की तरफ जा रहे थे, अब जून में बड़ी तेजी से हम ऊपर की तरफ जा रहे थे, जुलाई में जो है अब कहा ये जा रहा है, गवर्नमेंट भी ये ऐलान कर रही है कि हमें उतनी ज़्यादा पीक देखने को नहीं मिली जितनी दुनिया में हो रही थी। क्या हम पीक गुजार चुके हैं? देखिए, पीक का जो मामला होता है इसके बारे में प्रेडिक्शंस कभी भी रिलायबल नहीं हो सकती, क्योंकि पीक आपको तभी पता लगती है पीक गुजर गई है जब आप उसके बाद वापस आना शुरू कर देते हैं। सो बज़ाहिर स्टेटिस्टिकल हिसाब से हमारे पास अब नंबर ऑफ़ केसेस कम है। हम इसकी यार्ड स्टिक ये बनाते हैं कि एसिम्प्टोमेटिक मरीज़ का तो हमें उस हद तक पता नहीं लग सकता क्योंकि हमारी टोटल टेस्टिंग कैपेसिटी भी कम है, लेकिन उसकी डायरेक्ट एक कॉन्सिक्वेंस है कि जो लोग सिम्प्टोमेटिक होते हैं, जिनको तकलीफ़ होती है, वो तो इलाज के लिए अस्पतालों में ही आते हैं। तो हमारे पास एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव निज़ाम है जिसमें तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल, तमाम सरकारी हॉस्पिटल्स का डेटा रोज़ रियल टाइम में हम अपलोड करते हैं और उसके मुताबिक अब जो नंबर ऑफ़ पेशेंट्स हॉस्पिटल्स में आ रहे हैं वो यकीनन बहुत कम है। तो इससे हम ये कैलकुलेट करके एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि होपफुली हम वो अपनी मैक्सिमम पीक गुजार चुके हैं। लेकिन मैं ये साथ ही कहूँगा कि ये पीक एक बड़ा सॉर्ट ऑफ लेबाइल किस्म की चीज़ है, ये एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे बेस्ड होती है और फिर रियल फिगर में देखी जाती है, लेकिन ये फिगर कभी भी तब्दील हो सकता है। जैसे आपने देखा कि बहुत से ममालिक में, खसूसी अमेरिका में, वो ऐसे लगता था जैसे पीक आई और फिर कम होने शुरू हुए और उसके बाद एक दोबारा पहली से भी बड़ी पीक आ गई। सो पीक एक फ़िज़िकल चीज़ है जिसके बहुत से अवामिल हैं जो उसको डिटर्मिन करते हैं, और सबसे अहम बात यह है कि इस वक्त हमारे लोग उन तमाम एहतियाती तदाबीर पर पहले से ज़्यादा अमल करें ताकि इस पीक को हम, जो वापसी का सफ़र है, इसको हम सस्टेन कर सकें और ये कोरोना वायरस से हमारी एक लिहाज से जान छूट जाए। अच्छा, अब डॉक्टर साहब, जो लोग कहते हैं, और मुख्तलिफ ज़ाहिर है थ्योरियाँ भी होती हैं, साजिशी थ्योरियाँ भी होती हैं, लोगों को दरअसल इसी वजह से शक रहा है हुकूमत पर कि हुकूमत नंबर सही नहीं बता रही। तो क्या जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये जो नंबरों में कमी आ रही है वो इसलिए है कि हुकूमत नंबर जो है वो साफ तौर पर वाज़े नहीं कर रही, तो वो लोग गलत हैं क्या? जी, देखिए, मैं जजमेंटल तो नहीं हो सकता, ना मैं किसी को गलत कहूँगा ना मैं किसी को दुरुस्त कहूँगा, लेकिन मैं तो आपको बड़ा एक सीधा सा फार्मूला बता दूँगा। वो ये फार्मूला है कि अस्पतालों में हमें बेड बढ़ाने पड़ते थे मुसलसल। हमने एक निज़ाम ये रखा हुआ था कि जब हमने जैसे हमने कोरोना के लिए शुरू में कुछ वेंटिलेटर्स किए, कुछ अस्पतालों के बेड बनाए, 15 दिन बाद हमें वो बढ़ाने पड़े, उससे अगले 15 दिन बाद हमें मज़ीद बढ़ाने पड़े, उससे अगले 15 दिन बाद हमें मज़ीद। तो हमने एक रखा हुआ था यार्ड स्टिक कि जितने बेड्स हमारे 70% अगर इस्तेमाल हो जाते हैं तो उसी दिन बैठ के हम मज़ीद बेड बढ़ा देते हैं, क्योंकि आप बाकी सारी फैसिलिटीज़ बंद तो नहीं कर सकते। तो पिछले 1 माह से मैंने कोई बेड बढ़ाया नहीं और मेरे पास खाली बेड्स की तादाद पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा है। सो ये तो एक ऐसी चीज़ है जो बड़ी आसानी से वेरीफाई की जा सकती है। दूसरी बात, लोगों को ख़ुद ये महसूस हो रहा है कि हर घर में ये प्रॉब्लम था, हर घर में कोई आदमी अस्पताल में दाखिल था, लेकिन अब वो ऐसा भी नहीं है। और ये मेरा ख्याल है, देखिए, साजिशी थ्योरियां तो हमेशा हम टेस्टिंग से कंपेयर करें, टेस्टिंग के नंबर से अगर हम कंपेयर करें कि पहले कितनी टेस्टिंग हो रही थी और अब कितनी टेस्टिंग हो रही है, तो हमें फ़र्क नज़र आ रहा है कि हमारे पास पॉजिटिव केसेस अब कम आ रहे हैं। जी हाँ, वो भी कम आ रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि देखिए, टेस्टिंग की अफादियत तब होती है जब आप एक बहुत हाई नंबर ऑफ़ टेस्ट करें। तो हमारी जब पंजाब में 12 करोड़ की आबादी में हमने किसी दिन भी 12,000 से ज़्यादा टेस्ट तो नहीं किए। अब आप ख़ुद इसको मैथमेटिकल स्टेटिस्टिकल एनालिसिस में डालें तो उसकी कोई ख़ास वैल्यू नहीं बनती। इसी तरह अब हमने वो 11,000 कर लिए या 10,500 कर लिए। इसी तरह फ़्लाइट्स में हमने देखा कि कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हो रहा तो फ़्लाइट्स को हमने करना छोड़ दिया। फिर हमने देखा कि जब हम रैंडम टेस्टिंग करते थे तो वो घरों में जा के करने का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं था और हमारा पॉजिटिव रेट बहुत कम था। अब हम कांग्रेगेशंस में जाते हैं, अब हम मंडियों में जाते हैं, हम बाज़ारों में जाते हैं और वहाँ टेस्ट करते हैं ताकि हमें पता लग सके, और उसके भी जो फिगर्स हैं वो कम हैं। अच्छा, हमारी पॉजिटिविटी रेट अब पहले से कम है। ठीक, तो आवाम में भी इस चीज़ का रुझान अब कम हुआ है कि वो भी टेस्ट कराने के लिए कम आ रहे हैं। शुरुआत में तो हमने देखा कि हर बंदा जो है वो अपना टेस्ट कराने चला जाता है और हल्की सी उसको जुकाम छींक होती है तो वो टेस्ट कराने चला जाता था। अब आजकल आवाम भी खुद भी कम जा रहे हैं। हाँ जी, वो इसी में आपके सवाल का जवाब भी है ना कि देखिए, ये तो बड़ी सीधी सी बात है कि लोगों को जब महसूस हो रहा था कि इर्द गिर्द हर किसी को ये तकलीफ़ है तो वो टेस्ट करवा रहे थे, तो अब उनकी ऑब्जर्वेशन में ये आ रहा है कि इर्द गिर्द ये उस तरह की नौइयत की बीमारी नहीं है, तो लोगों ने टेस्ट करवाने छोड़ दी। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इस वक्त टेस्ट बेशक ना करवाएं, लेकिन एहतियाती तदाबीर अगर हमने छोड़ी तो वी आर सर्टनली लुकिंग एट अ सेकेंड पीक।
ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब एक और चीज़ आखिर में मैं जाते जाते आपसे पूछना चाहूँगी कि क्योंकि हमारे पास क्या कहा जा रहा है कि पीक हमने या तो अचीव कर ली है या अब हमारा कर्व जो है वो नीचे की तरफ आना शुरू हो गया है, या उस हिसाब से उस रेशो से नंबर्स नहीं बढ़ रहे पॉजिटिव केसेस के, तो हुकूमत को क्या स्ट्रैटेजी अब अपनानी चाहिए? आगे दोबारा ईद आ रही है, पिछली छोटी ईद पे हमने देखा कि बहुत केसेस में इजाफा हुआ तेज़ी से, तो अब क्या होना चाहिए, हुकूमत क्या करे? जी बिल्कुल, हुकूमत ने वो सारे चीज़ें रिव्यू करके, पंजाब हुकूमत ने भी और फेडरल गवर्नमेंट ने भी, पहली चीज़ तो आपने देखी होगी कि सिर्फ एक दिन की ईद की छुट्टी दी गई है। इसीलिए दी गई है कि लोगों की मूवमेंट को लिमिट किया जाए। जब 5, 6, 7 दिन की छुट्टियां होती हैं तो लोग फिर शहरों पे निकल जाते हैं, लोग तफरी पे चले जाते हैं, लोग मुख्तलिफ़ जगहों पे घूमते फिरते हैं। इसी तरह शॉपिंग पे रश बढ़ जाता है, बाज़ारों में रश बढ़ जाता है। तो एक तो ये है। दूसरी ये है कि इस दफ़ा क्योंकि ईद उल अज़हा है तो मंडियों के लिए बड़े स्ट्रिक्ट कवानीन बनाए गए हैं, फेडरल गवर्नमेंट में भी और पंजाब गवर्नमेंट में भी। शहरों से बाहर लगेंगी, 144 होगी, और वो जो आपको 4-4, 6-6 जानवर लिए लोग खड़े नज़र आते थे वो भी नहीं नज़र आएंगे। मंडियों के अपनी हिफाजत के लिए बहुत सख्त इक़दाम किए जा रहे हैं। लेकिन इस सब के बावजूद मैं ये कहूँगा कि लोगों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये एक उनके ऊपर कानूनी, मॉरल और एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस मौके पर अपनी ज़िम्मेदारी का सबूत दें और इस पीक को नीचे रखने के लिए मदद दें। अदरवाइज़ देखें, ये ऐसी बीमारी है जो लोगों के बिहेवियर पर डिपेंड करती है। जैसे मैंने आपको बताया, बाकी तो फिज़िकल चीज़ें जो हैं वो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं, रियल सीन कैलकुलेशंस हैं, लेकिन अगर लोग बिहेव नहीं करेंगे तो देयर कैन बी नो गारंटी कि ये दोबारा से केसेस नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अदा करूंगी मैं डॉक्टर साहब आपका, आपने वक्त निकाला और हमें आगाह किया और थोड़ी सी होप भी दिलाई। अब लोगों की जिम्मेदारी है कि वो कैसे इस सिचुएशन को इसी तरह बहाल रखें, इसी तरह बरकरार रखें कि हम दोबारा उस पीक की तरफ ना जाएं, बल्कि हमारा कर्व फ्लैटनिंग की तरफ जाता रहे। एक ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलेंगे। वेलकम बैक टू द शो नाजरीन। कोरोना वायरस की वबा के बाद पाकिस्तान में जहां दीगर अशिया की ऑनलाइन ख़रीदारी में इजाफा हो रहा है, वहीं कुर्बानी के जानवरों की ऑनलाइन ख़रीदारी में भी इजाफा हुआ है। अब इससे कई लोगों के जहनों में ये सवाल उठता है कि कुर्बानी का जानवर क्या ऑनलाइन ख़रीदा जा सकता है या ऑनलाइन कुर्बानी शरीयत में जायज़ है? वबा के दिनों में कुर्बानी के हवाले से क्या इस्लामी अहकामात हैं और क्या कुर्बानी किए बगैर जानवर की रकम या नकद जो है वो सदका करना जायज़ है? इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के चेयरमैन किबला अयाज साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ। सर ये बताएं कि लोग आजकल क्योंकि वबा है और लोग बेरोज़गार भी हो रहे हैं, लोग एक दूसरे की मदद भी करना चाह रहे हैं, क्या कुर्बानी के पैसे मतलब आप जानवर ना ख़रीदें, किसी को पैसे दे दें, नकद दे दें, ये जायज़ है इस्लाम में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अहम सवाल है। इसकी वजह यह है कि कोरोना वायरस के बाद पूरा जो लाइफस्टाइल है, ज़िंदगी की सूरत हाल है, वो बदल गई है और अब लोग ख़रीद व फ़रोख्त के लिए ऑनलाइन की तरफ जा रहे हैं। तो जो आपका सवाल है कि पैसे देना बग़ैर कुर्बानी के, यानी जानवर के को कुर्बान किए बग़ैर, इसका तो उलमा ने इजाज़त नहीं दी, क्योंकि असल शिआर जो है इस्लामी तारीख़ का, सुन्नत इब्राहिमी जो है वो कुर्बानी है। तो कुर्बानी तो ज़रूरी है। अब जो ऑनलाइन की मुख्तलिफ़ सूरतें इस वक्त सामने आ रही हैं, वो यकीनन उसमें कोई कवाहत नहीं है, बल्कि इस वक्त ये ज़रूरी है। अच्छा। इसकी वजह यह है कि अंदाज़ा ये है कि 15 जुलाई से जब ये ख़रीद व फ़रोख्त शुरू हो जाएगी तो इस बात का ख़तरा है कि लोगों का मेल जोल, लोगों का नज़दीक आना, करीब आना, ये बहुत बढ़ जाएगा और एक और लहर जो है उसका ख़तरा है कोरोना का। तो इससे बचने के लिए ज़रूरी है कि जो जदीद ज़राए ख़रीद व फ़रोख्त हैं, बशमूल ऑनलाइन और इज्तिमाई कुर्बानी, इसकी तरफ हम जाएं। ठीक है। अच्छा, अब इसमें भी दो तरह की ऑनलाइन कुर्बानी है। एक तो वो है कि आपने पेमेंट कर दी अपने कार्ड से या पैसे दे दिए और वो ही आपके लिए कुर्बानी भी कर देंगे और या तो गोश्त आपके घर आ जाएगा या आप उन्हीं को कह सकते हैं कि वो आगे बांट दें। और दूसरी सूरत ये होती है कि वो जानवर आपके पास लाकर ड्रॉप कर देते हैं और वो कहते हैं अब आप जाने और आपका जानवर जाने और आपने कुर्बानी करनी है। अब इसमें जो पहला वाला सूरत हाल है कि जिसमें वही आपके लिए कुर्बानी भी कर रहे हैं, वही जानवर खरीद रहे हैं और वही उसको ज़िबा भी कर रहे हैं, उसमें वो जो एक सूरत हाल होती है कि कुर्बानी के जानवर जिस छुरी से उसने ज़िबा होना होता है उस पर उस शख्स का हाथ लगना ज़रूरी होता है, उन सारे मामलात का फिर क्या होगा? नहीं, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन यह है कि जो कुर्बानी का गोश्त है उसमें उस घर का भी हिस्सा होता है। तो अगर ऐसी कोई सूरत बने कि वो घर का हिस्सा जो है वो या वो घर वाला बंदा, कुर्बानी करने वाला बंदा, वो ख़ुद जाके लाए, या अगर कोई सिस्टम ऐसा हो जो कि आजकल कोई मुश्किल काम नहीं है
कि वो उस घर तक पहुंचा दिया जाए तो ये तो ज़्यादा बेहतर है। अगर नहीं है तो दोनों सूरतें जो हैं मौजूदा सूरत हाल में बिलखुसूस इसका जवाज़ है, बल्कि आज की सूरत हाल में तो उलमा ने और अभी जो SOPs भी तैयार हुए हैं हुकूमत के भी और उलमा ने भी तैयार किए हैं, उसमें इसी बात पे जोर दिया गया। और वो उन SOPs को ज़रा अगर आप एलेबोरेट कर दें कि वो क्या क्या है। उसमें बुनियादी तौर पे इस बात की हिमायत की गई है, ये हुकूमत के SOPs भी हैं, यानी नहीं हो कि मंडियाँ जो हैं कोशिश ये की जाए कि ये शहरों के अंदर आबादियों के अंदर ना हो, बल्कि अगर इज्तिमाई कुर्बानी या ऑनलाइन कुर्बानी नहीं है और लोग बराह रास्त जानवर ख़रीद रहे हैं तो मंडियाँ जो हैं वो शहर से दूर हों, बाहर हों और मुतअद्दिद मकामात पे हों, ताकि एक क्राउड शेडिंग हो जाए, यानी हुजूम जो है वो मुंतशिर हो, ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे एक जगह आ जाएं। दूसरी बात यह है कि इस बात की सिफारिश की गई है जो उलमा का एलामिया और SOPs हैं उसमें भी यही है कि हमेशा से बल्कि काफ़ी अरसे से ये एक तरीका है कि कुछ लोग जमा होकर एक ग्रुप बनाते हैं और बिलखुसूस मस्जिद उसका मरकज़ होता है या जो मुकामी दीनी मदारस हैं वो इसका अहतमाम करते हैं। तो अब भी अगर ऐसा हुआ तो मुकामी दीनी मदारस जो हैं उनका एक बड़ा तजुर्बा भी है, उसको इस हवाले से उनसे मदद ली जा सकती है और फिर वहाँ की जो टीम होती है वो फिर बिलउमूम घरों तक गोश्त भी पहुँचाते हैं या कोई एक घर का बंदा वहाँ जाके अपना हिस्सा ले आता है। बिल्कुल सही है। अच्छा, अब जो पहले हमने बात का आगाज़ किया था कि वबा के दिनों में कुर्बानी क्या हो सकती है या क्या आप किसी को जाके पैसे देते हैं, बहुत से लोगों को समझ में नहीं आ रहा। मुझे अभी भी प्रोग्राम के दौरान ही मैसेज आ गया कि इनसे पूछें कि जब हम ये कहते हैं कि कुर्बानी का गोश्त गरीबों में बांटें और सारा अपने घर में ही इकट्ठा करके फ्रीज़रों में और फ्रिजों में ना रख लें तो वो लोगों को बांटने वाला है, तो हम पैसे भी तो लोगों को ही बांटने के लिए दे रहे हैं, उन्हीं की मदद के लिए दे रहे हैं, तो फिर ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हम जानवर ज़बह करने के बजाय किसी को पैसे देते हैं अगर उसकी नौकरी नहीं है, ख़ासतौर पर आज के कल के दिनों में, या उनके घर में वबा आई हुई है, बीमारी है। देखिए, ये जो सदाक़ात हैं, नफ़ाक़ात हैं, अतियात हैं, ये तो इस्लामी एक रिवायत है। कुरान पाक में तो यहाँ तक है कि क़ुलिल आफ़, कि जो आपकी ज़रूरत से ज़ायद है वो दूसरों के, इन्फ़ाक़ का लफ्ज़ जो है यानी दूसरों को की मदद करना, नफ़ाक़ात देना, अतियात देना, ये इस्लाम की बहुत ज़बरदस्त एक हमेशा से चलती आई वो है। लेकिन जो हमारे इबादात हैं या हमारे शिआर हैं बशमूल मसलन कुर्बानी, तो इसका एक पूरा तारीख़ी तसलसल है और इसका ताल्लुक़ जो है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक कुर्बानी के साथ है कि जो उस दौर से लेके अब तक, तो अब वो शिआर को बरकरार रखना तो ज़रूरी है, लेकिन अगर किसी के पास इस्तिताअत है तो यकीनन ये बहुत बड़े सवाब का काम है कि वो कोरोना के इन दिनों में जो मरीज़ हैं, मुतासर हैं या जिनका कारोबार मुतासर हुआ है, जो छोटे मजदूरी करने वाले लोग हैं, जो छोटे तनख्वाहदार हैं, और बिलखुसूस पे आपको बताऊं कि इसमें सफ़ेद पोश तबका जो है कि जो किसी कतार में खड़ा नहीं हो सकता, जो किसी के सामने दस्ते सवाल दराज नहीं कर सकता, उनके बारे में भी सोचा जाए। और लेकिन कुर्बानी का जो शिआर है वो करनी है बरकरार। बिल्कुल ठीक है। नाजरीन, किबला अयाज साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, हमें जाना है एक छोटी सी ब्रेक पर, ब्रेक से वापस आते हैं तो मजीद अहम मामलात पर इनसे बात करेंगे। वेलकम बैक टू द शो नाजरीन, मेरे साथ किबला अयाज साहब मौजूद हैं, चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल। सर, ये बताएं कि अब इस मरतबा हज भी जो है वो भी बड़े मुख्तलिफ तरीके से हो रहा है। इजाज़त तो दे दी है सऊदी अरब ने, लेकिन वो शायद इसलिए दी है कि हज कायम करना भी उनके लिए ज़रूरी था। अब ये हज जिस तरह से हो रहा है उसको आप किस तरह से देखते हैं? अब देखें, इसमें तो कभी ऐसा नहीं रहा कि हज के लिए कोई ख़ास तादाद ज़रूरी हो लोगों की, ख़ास तादाद तो ज़रूरी नहीं है। अब जो मौजूदा सूरत हाल में ऐसा है कि ये जो कोरोना वबा है ये बरकरार है और अभी जो आने वाले दिन हैं यानी हज के दिन और फिर इसके बाद अगर आप देखें तो तकरीबन 15 अगस्त के लगभग मुहर्रम की इब्तिदा है, तो ये दौर एक बार फिर ऐसा है कि एक तीसरी लहर आने का खतरा है, अंदेशा है, ख़तरा है। तो इस वजह से अगर हिफाजती तदाबीर हों तो ये बहुत अच्छा काम है। और फिर हज को इस तरीके से महदूद करना, लेकिन हज को कायम रखना, ये सऊदी हुकूमत का फ़ैसला है कि जो बहुत अच्छा है।
कुछ मुकामी लोग होंगे कि जिनको हिफाजती तदाबीर के साथ हज कराया जाएगा। इसी तरीके से ये फ़ैसला हुआ है कि बैरून सऊदी अरब से भी लोगों को दावत दी जाएगी या इजाज़त दी जाएगी और उनको भी इन हिफाजती तदाबीर के लिमिटेड नंबर हज कराया जाएगा, लिमिटेड नंबर। तो ये अच्छा है, ये खुदा करे कि ये लहर जो है, ये दिन जो हैं, ये आने वाले जो हैं ईद कुर्बान और फिर हज के अय्याम जो हैं और फिर इसके बाद मुहर्रम, ये भी खैर खैरियत से गुजर गए और वबा के फ़रोग़ का जो अंदेशा है इससे हम महफूज हों। अच्छा, एक और भी ऑर्डर हम वहाँ पे सुन रहे थे जब मैं पढ़ रही थी हज के हवाले से, वो ये था कि खाना काबा के करीब किसी को आने की इजाज़त नहीं होगी। हिजर अस्वद का जो वो बोसा देता होता था वो उसके लिए किसी को इजाज़त नहीं देंगे। तो ये मामलात क्यों इतने, मतलब खाना काबा के करीब इसलिए कि लोग वहाँ पर आना चाहते हैं? हिफाजती तदाबीर है ना, क्योंकि आम तौर पे ये होता है, आपने देखा होगा टीवी पे भी, कि खाना काबा के नज़दीक एक बहुत बड़ा मजमा बन जाता है और फिर लोग हजर अस्वद पे टूट पड़ते हैं। तो यकीनन जब ऐसी कैफियत होगी तो वबा के फ़रोग़ और वबा के बढ़ने के जो वो हैं सूरत हाल है, इसी किस्म की कुर्बत से तो ये वबा जो है, जिस्मानी कुर्बत से तो ये वबा फैलती है। अच्छा, कभी माजी में हमने देखा है कि किसी वबा की वजह से हज जो है वो मौकूफ़ हुआ हो? तारीख़ में हो सकता है कोई ऐसा वाक़या हो, मेरे जहन में नहीं है, लेकिन यकीनन जो उलमाए किराम ने और शरीयत ने इस किस्म की सूरत हाल में इसकी इजाज़त दी है। हज को तो बिल्कुल बंद नहीं किया गया है। किसी दौर में ऐसे वाक़यात गुज़रे हैं कि तनाज़ात की वजह से हज को एक लिहाज से मौकूफ़ कर दिया गया है, लेकिन इस वक्त सूरत हाल जो है वो हज को मौकूफ़ नहीं किया गया, बल्कि हज में जो हाजियों की तादाद है उन पे पाबंदियां हैं और उनको बहुत महदूद कर दिया गया। सही। अच्छा, अब जाते जाते एक और बड़ी अहम चीज़ वो ये कि ईद की नमाज के हवाले से पिछली मरतबा भी हमने आपके साथ तो बहुत प्रोग्राम किए और वो हम लोगों को चाहते थे कि समझ में आए उनको कि बहुत ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके इर्द गिर्द वबा है तो आप जाकर नमाज पढ़ें। इस हवाले से आप क्या कहेंगे लोगों को? वही जो मुतफ़क़ा SOPs एहतियाती तदाबीर के हवाले से हुकूमत और उलमा का इत्तिफ़ाक़ हुआ था ईद उल फ़ितर के लिए, वही ईद उल अज़हा के लिए भी हैं। उस वक्त भी शहरों में तो काफ़ी हद तक उन SOPs पे अमल हुआ, देहाती इलाक़ों में, दूर दराज के इलाक़ों में नहीं हुआ। और इसके बाद फिर अगर आपको इल्म हो और आपने यकीनन इस हवाले से मालूमात आपके पास होंगी कि ईद उल फ़ितर के बाद वबा के उसमें जो लोग शिकार हुए उनकी तादाद में बहुत इजाफ़ा हुआ। तो अब इसमें भी यही है कि कुर्बत से गुरेज किया जाए, फासले पे कड़ा हुआ जाए, खुतबे को मुख्तसर किया जाए और मस्जिद में आते वक्त जाते वक्त जिस तरीके से मुसाफहा और मुआनका करते हैं तो इनसे गुरेज किया जाए और बहुत इंतहाई खुशगवार तरीका जो हमारे इलाके में है कि सीने पे हाथ रख के और एहतराम का इजहार किया जाए। वही इस ईद कुर्बान के लिए भी यही SOPs हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर किबला यार साहब, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, यहाँ पर लेनी है हमें एक छोटी सी ब्रेक से जब वापस आते हैं तो और मौज़ूआत हैं प्रोग्राम में, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। नाजरीन, मुल्क भर में तमाम तालीमी इदारे 15 सितंबर से मशरूत तौर पर बतदरीज खोलने का फैसला कर लिया गया है। दूसरी तरफ ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन ने हुकूमत की जानिब से सितंबर तक स्कूल्स और बंद रखने के फैसले को जो है मुस्तरद कर दिया है और इसकी क्या वजह है ये हम जानेंगे। पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन स्कूल सितंबर से पहले क्यों खोलना चाहती है, क्या कोरोना के खौफ में वालिदैन बच्चों को स्कूल भेजना चाहेंगे, बात करेंगे। हमारे साथ सदर प्राइवेट स्कूल फेडरेशन काशिफ मिर्जा साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम काशिफ साहब। वालेकुम अस्सलाम। काशिफ साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि हमें तो ये फैसला सुन के खुशी भी हुई और थोड़ा एतमाद भी बहाल हुआ कि शायद गवर्नमेंट ने SOPs वगैरह तैयार कर लिए हैं और हमारी ज़िंदगियां नॉर्मल मामूल की तरफ जाने लग गई हैं कि सितंबर से स्कूल खुलेंगे। आप लोगों ने फिर इस पे एतराज़ उठा दिया, क्या वजह है? देखिए, हमने तो कभी भी इतराज जो है वो इलॉजिकल बेसिस के ऊपर कभी नहीं किया। उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग रीजंस हमेशा रही हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट है इनको पता है कि नवंबर से पेंडेमिक वाज देयर, तो इन्होंने उसके लिए कोई इकदाम नहीं किए। पहले हमें 5 अप्रैल का, फिर उसके बाद मई की डेट दी, फिर जून की, देन जुलाई की, जुलाई के बाद उन्होंने
15 जुलाई से उठा के 15 अगस्त का, और अभी आपने देखा कि एक दिन कल इन्होंने 1 सितंबर से स्कूल खोलने की बात की और अगले ही दिन उन्होंने 15 सितंबर के। अच्छा, हमारे साथ राबिता हो जाता है कभी कभी मुनक़ता गेस्ट्स का, जब स्काइप से वो हमें ज्वाइन कर रहे होते हैं। काशिफ मिर्जा साहब साथ हैं हमारे। जी सर। इनकी नीयत जो है शायद इससे भी आगे जाने की है, शायद ये 2 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक जाए। तो 74% मेरे पेरेंट जो हैं वो चीख रहे हैं कि उनके बच्चे जो है तालीम से महरूम हैं, और गैलप सर्वे में वो चीज आ चुकी हुई है। हमारे इस वक्त 2.5 करोड़ बच्चा आउट ऑफ स्कूल पहले था, 5 करोड़ के मौजूदा स्कूलों को बंद करके आउट ऑफ स्कूल कर दिया गया, 7.5 करोड़ बच्चा आउट ऑफ स्कूल है। 15 लाख टीचर का रोजगार तो बचता है, जिसको इन्होंने इसका बिल्कुल किसी का कोई ख्याल नहीं किया, ना ही उन्हें कोई कुछ नहीं करते। तो एहसास प्रोग्राम के तहत उनको तनख्वाही दे देते। और रह गई बात हमारे 2,07,000 स्कूलों की, जो कि अगर आप, और हमारा राब्ता मेरा ख्याल है उनसे दोबारा मुनक़ता हो गया है, लेकिन अभी हम दोबारा काशिफ मिर्ज़ा साहब से बात करेंगे। एहसास प्रोग्राम के थ्रू ये कह रहे हैं कि टीचर्स को तनख्वाह ही दे देते। जी काशिफ साहब। अगर ये तालीमी अदारे 4,000 स्कूल बंद हो चुके हुए हैं, हमारे टीचर एमफिल किए हुए जो टीचर हैं वो रेडियो कर रहे हैं, वो सब्जियां बेच रहे हैं। क्या इस मुल्क में अब हमने यही सोच लिया है कि हमने इसको, जिस तरह हमारे वज़रा तालीम ये फरमाते हैं, उनका विजन ये है कि हमने हमारा मुआवजना करें नाइजीरिया से, इथियोपिया से। तो क्या आपने ये डिटरमिन है कि अब इस मुल्क को आपने नाइजीरिया और इथियोपिया बनाना है? तो हम तो इसको मुस्तरद किया, और हम यकीनन अपना जो लीगल राइट भी एक्सरसाइज करेंगे, और हमारा जो आईनी तालीमी जांची हक है 25 के आर्टिकल एक्सरसाइज करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है काशिफ साहब, अब आपने 2 बातें की। एक तो आपने इथियोपिया और वो उस ममालिक का जिक्र किया, दूसरा आपने कहा कि पेरेंट्स जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारे बच्चे तालीम से महरूम हैं। तो पेरेंट्स से आपने जब बात की, या जब आपको ये पता चला कि पेरेंट्स ये शिकायत कर रहे हैं कि हमारे बच्चों को तालीम नहीं मिल रही, तो क्या वो जून में, जुलाई में, मई में, अप्रैल में, जब पैंडेमिक पीक पे था, उस वक्त भी वो चाहते थे कि उनके बच्चे तालीम से महरूम ना रहें? देखिए जी, पेरेंट के साथ तो इस हवाले से हम ये एक बात बड़ा अदब के साथ ये गुजारिश करूंगा आपने तमाम अरबाब इख्तियार को, कि ये अब इशू जो है ये स्कूल्स का इशू नहीं है, ये तालीमी अदारे या टीचर्स का इशू नहीं है। पेरेंट्स तो वेरी फर्स्ट डे से जो इस हवाले से आवाज बुलंद कर रहे थे, लेकिन उनकी आवाज सुनी नहीं जा रही थी। अब तो बवंगे दोहल यो कहना शुरू हो गए हैं, अब तो गैलप सर्वे आना शुरू हो गए हैं, और ये 1 माह पहले का सर्वे जिसमें 74% पेरेंट की था, अब यकीनन ये शायद 80 या 90% पेरेंट जो है इसका अगर सर्वे किया जाए तो यही कहेंगे। देखें, पेंडेमिक के ऊपर हमारी हुकूमतों ने इकदाम तो कोई नहीं किए, और घर घर तालीम देने का जो इनका ये ख्वाब था कि इन्होंने सोचा कि तालीम देंगे, वो भी फ्लॉप प्रोजेक्ट साबित हुआ। तो आप मुझे एक बताएं, यूनेस्को, यूनिसेफ, WHO, इनकी ये रिपोर्ट्स हैं कि 36 लाख बच्चों में से एक बच्चे के मुतासर होने का खतरा है। फिर उन्हीं की ये रिपोर्ट्स है कि अगर एक बच्चा 6 माह जो है अपनी तालीमी माहौल से बाहर होगा तो 5 साल उनको लगेंगे उसको रिकवर करने में। तो आप और हम सबको ये मिलकर फैसला करना है, ये तारीखें देना छोड़ दें। हमारा तालीमी नुकसान हो गया इस 2 साल में, जब से ये गवर्नमेंट आई है। पिछले साल से वो 84 डेज पढ़ाई हुई थी, और इस साल तो एक दिन भी नहीं हुई। तो 2 सालों में अगर 84 डेज पढ़ाई, सुन तो ले, सवाल तो सुन आप मुझे बताएं इस मुद्दा क्या बनेगा? सर सुन तो लेना, सवाल तो सुन ले, फिर आप आगे बात मुकम्मल कीजिएगा। आपने कहा कि इन्होंने कोई इकदाम नहीं किए, ये भी तो इकदाम ही था। दुनिया भर में हर जगह ही स्कूल्स बंद हो गए, और सबको ये टेंशन थी कि भाई बच्चे मुतासिर हों या ना हो, चाहे उनकी इतनी ज़्यादा कुव्वत मुदाफ़ियत हो या ना हो, वो घरों में जाएंगे तो औरों को मुतासिर करेंगे। प्रॉब्लम ये भी तो है ना। देखिए, मैं फिर वही बात कहूंगा, ये अगर कदम है ना, तो इन्होंने पूरा पाकिस्तान पढ़ा लिखा कर दिया है। पूरे पाकिस्तान में घर घर इन्होंने जो है वो तालीम प्रोग्राम टीवी पहुंचा दिया है। अब हमें खुशियां मनानी चाहिए कि 100% हमारी तालीमी जरूरियात गवर्नमेंट ने पूरी कर दी है। इनको तो फिर सलाम करना चाहिए। इथियोपिया और नाइजीरिया, पब्लिक की तो बात ही नहीं कर रहे, वो जो टेली स्कूल है वो तो पब्लिक के लिए है, और नाइजीरिया बनाने पे ये तुले हुए हैं। तो मैं फिर ये अदब के साथ दरखास्त करूंगा प्राइम मिनिस्टर साहब से, आर्मी चीफ और जो चीफ जस्टिस साहब हैं, खुदा के लिए आप इंटरवीन करें, सरपरस्ती फरमाएं। इस वक्त 7.5 करोड़ बच्चा हमारा अमलन आउट ऑफ स्कूल है। हमारा ऑनलाइन सिस्टम फ्लॉप प्रोजेक्ट है। हमारा 15 लाख टीचर, आपको याद होगा मुल्तान में एक टीचर ने 5 दिन रोजा पानी से खोला, खुदकुशी कर ली। इस रेडियो पे सब्जियां बेच रहे हैं हमारे एमफिल, हमारे मास्टर डिग्री होल्डर। वो तो इसलिए बेच रहे हैं कि उनको नौकरियां नहीं मिल रही, उनको तो आप लोग नौकरियां नहीं दे रहे ना। जरूरत नहीं रह गई।
वो तो इसलिए बेच रहे हैं सब्जियां रेडियों पर कि उनको नौकरियां नहीं मिल रही। नौकरियों का तो अलग एक मामला है, वो तो है ही प्रॉब्लम। मैं तो स्कूल के हवाले से बात कर रही हूँ कि अगर स्कूल्स ना बंद होते तो क्या आप लोग तैयार थे? अभी तो आप लोगों को भी वक्त मिल गया बेहतर मैनेज करने का, अच्छे तरीके से आप लोगों को भी समझ आ गई, दुनिया की रिसर्च सामने आ गई कि भाई इतना फासला रखना है, हमने ऐसे करना है। चलें आप ये बताएं आपके SOPs क्या हैं? मतलब हमने पहले भी आपसे पूछा, लेकिन हमारी जब मिनिस्टर साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम शिफ्ट्स में कुछ प्लान कर रहे हैं कि शिफ्ट्स में टीचर्स को बुलाएंगे और जो बड़ी क्लासेस हैं उनको जो है हम बुलाएंगे जिनका कि ज़्यादा हर्ज हो रहा है, और जो छोटे बच्चे हैं उन पे हम अभी भी गौर कर रहे हैं, उनके हवाले से हम स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। आप लोगों की क्या स्ट्रैटेजी है? देखिए, हमने तो इनको अप्रैल से SOPs बना के दिए। गवर्नमेंट तो अभी भी SOPs कर रही है, हालांकि SOPs कोई ऐसी चीज नहीं है, और जो हमने इनको SOPs अप्रैल में बना के दिए थे वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हैं। हमने इनको ये कहा है कि हमारे पास बड़ा क्लियर एक इसके हवाले से एक वर्क प्लान मौजूद है। हमने इन्हें 2 शिफ्ट का ऑफर किया है। 2 शिफ्ट में हम 3-3 घंटे सेशन करेंगे। उसमें किसी किस्म का हमने कहा है कि कोई असेंबली नहीं होगी, कोई ब्रेक वर्क नहीं होगा, कोई उसके अंदर जो है वो ब्रेक ऐसी नहीं होगी जिसमें मिक्सिंग होने का खतरा हो। फिर दूसरी बात हमने इनको ये की है कि जब आप ये कर लेंगे उससे पहले, स्कूल खोलने से पहले, हम अपने पेरेंट और टीचर की जो है 10 दिन के लिए हमने प्लान रखा हुआ कि इनकी ट्रेनिंग करेंगे किस तरीके से स्कूल से घर, घर से स्कूल, ये सारे प्रोसीजर में किन किन चीजों का SOPs का ख्याल रखना है। जब उनकी ट्रेनिंग होगी, हमने सोशल डिस्टेंसिंग कर ली। फिर हमने ये भी कहा कि 3 दिन हम जो है जूनियर सेक्शन को बुलाएंगे, 3 दिन सीनियर सेक्शन को बुलाएंगे, तो वही स्ट्रेंथ 4 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। अच्छा, फिर हमने इनको ये भी कहा है कि हम जो स्कूल को सैनिटाइज करेंगे, सैनिटाइजर बच्चों को देंगे, और वो डिजर्विंग बच्चे जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते उन तमाम को जो है मास्क भी जो है स्कूल वो फ्री प्रोवाइड करेगा। फिर हमने इनको ये भी कहा कि हमने डॉक्टर एसोसिएशन से बात की है, मुख्तलिफ राब्तों में है पूरे पाकिस्तान में डॉक्टर्स के साथ, जिनसे हमने दरखास्त की है कि आप हमें हेल्प आउट करें, आप हमें बताएं, और स्कूल्स में आके आप लेक्चर दें, आप सेमिनार दें, कि अवेयरनेस दें, ताकि हम ज्यादा बेहतर तौर पे इन मसाइल से निपट सकें। काशिफ साहब, सुनने में तो ये सारे SOPs बड़े इंप्रेसिव लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं सुनने में, और मैं तारीफ भी करूंगी जिसने बनाया है, जिसने इन पर काम किया है, उन्होंने अच्छा काम किया है। लेकिन जो स्कूल 5000 पाकिस्तान में अभी तक किसी ने SOP नहीं बनाया। जी नहीं, गवर्नमेंट ने भी बनाया ना। देखें, अब नाजायज तो ना करें। 5000 रुपए जो स्कूल ले रहा है, बना रहे हैं, और वो तो हमें लेना सर, अगर आप चेक करने उनका कोई SOP आपके सामने है तो वो जरा सर उन्होंने भी हमें यही बातें बताई हैं जो आपने बताई हैं, आपसे पहले उन्होंने हमें बता दी। अच्छा, मेरा सवाल तो सुन लें। जो 5000 रुपए स्कूल ले रहा है फीस, वो ये सारी डिसइंफेक्शन और सैनिटाइजेशन और मास्क और ये सारी चीजें अफोर्ड कर पाएंगे सारे बच्चों की? देखिए, इस वक्त हमारे पूरे पाकिस्तान में मैं आपको बताऊं कि जो हमारे 2,07,000 स्कूल में 98% तो 5000 फीस ब्रैकेट से नीचे हैं, और उसमें भी 85% मोस्टली जो है वो 2000 से नीचे। देखिए, एक बात तो बहुत वाज़ेह है कि जो एलीट स्कूल के बच्चे हैं, ऑब्वियसली को उनके जो अफोर्डेबिलिटी का मसला, हाँ यहाँ अफोर्डेबिलिटी का जरूर मसला आ सकता है, लेकिन एक बात तो बहुत वाज़ेह है कि अगर वो बच्चे घरों के अंदर भी हैं तो कोई ना कोई पेरेंट्स ने SOPs उनको भी वहां पे इंश्योर की है। जो डिजर्विंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो हमने ये कहा है कि हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे और फेडरेशन प्रोवाइड करेगी। जो डिजर्विंग नहीं है तो मेरा ख्याल है उनको इसमें बिल्कुल अपने बच्चों को हम सब के बच्चे हैं, हमें उनका ख्याल रखना चाहिए, और पेरेंट्स को भी इस चीज में हमें ताउन करना चाहिए। एक बात मैं आपको बता दूं, सिविल सोसाइटी को मुकम्मल आगे आना पड़ेगा, हमारे टीचर्स को, हमारे वालिदैन के, इंतजामिया को मिलके करना है। यानी ये नहीं कह रहा कि हमें मुश्किलात नहीं आएंगी, मुश्किलात आएंगी, लेकिन हमें इसको फेस करना है। हम कितनी देर करेंगे? 207 ममालिक में से 105 ने स्कूल बंद नहीं किए, 102 ने बंद किए। उन्हें 105 में केसेस भी कितने थे? 200-300 केसेस थे ना हमारे पाकिस्तान में, तो 1,00,000-2 लाख केसेस पहुंच गए हैं। ठीक है, आपने SOPs भी बता दिए हैं, आप लोग तैयार हैं स्कूल्स खोलने के लिए। हुकूमत और आपको बैठने की साथ ज़रूरत है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की हम बात करते हैं, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जिस दिन पाकिस्तान में इंप्लीमेंट हो जाएंगे, पाकिस्तान एक अलग मुल्क लगेगा, बल्कि इंटरनेशनल मुल्क लगेगा। आगे बढ़ते हैं नाजरीन। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के तहत कराची में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें 18वीं तरमीम के खिलाफ किसी भी इकदाम पर मिलकर जदोजहद करने पर इतफाक़ किया गया है। अब इससे पहले बजट के बाद बिलावल भुट्टो ने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की तजवीज़ दी थी। बिलावल भुट्टो के राब्ते के बावजूद इस हवाले से मुस्लिम लीग नून की तरफ से कोई खास रद्द अमल सामने नहीं आया, कोई बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स सामने नहीं आया। इस हवाले से मुस्लिम लीग नून की हिकमत अमली क्या है? क्या मुस्लिम लीग नून हुकूमत के खिलाफ कोई महाज नहीं खोलना चाहती? बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अली गौहर बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अली साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। अली साहब, ये बताएं सबसे पहले कि 18वीं तरमीम पर APC हुई है, और आवाम के मसाइल अगर मैं थोड़े से आपको बताऊं कि महंगाई है, बिजली नहीं है, सड़कों पे पानी खड़ा हो जाता है, करंट लगने से लोगों की जानें चली जाती हैं, ये तमाम मामलात इंपॉर्टेंट नहीं थे? 18वीं तरमीम के हवाले से कोई अगर हुकूमत कोई काम करेगी तो वो इम्पोर्टेंट है APC के लिए?
देखें, जब ऑपोजिशन एड्रेस करती है मामलात को तो फिर उसमें हर किस्म के मामलात आ जाते हैं। वहाँ बेरोजगारी भी आ जाती है, वहाँ आईनी तरामीम भी आ जाती हैं, वहाँ पर जो भी जिस चीज़ का भी महंगाई का आपको पता है कि एक बहुत बड़ा तूफान है। कोरोना इश्यूज जो है वो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। उसके अलावा हमारे बेघर लोग हैं वो बहुत बड़ा चैलेंज है। प्लस इस गवर्नमेंट के होते हुए भी गवर्नमेंट में बैठे हुए माफिया जो हैं और उनके खिलाफ कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रही, ये भी इस मुल्क का एक बहुत बड़ा इशू है। हुकूमत का डिलीवर ना कर पाना वो भी एक इशू है। जो हमारा मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी भी प्रॉपर तरीके के साथ रिपेयरिंग नहीं हो रही। नया इंफ्रास्ट्रक्चर तो 2 साल हो गए इन्होंने स्टार्ट ही नहीं किया। तो जो पहले से हमारा मौजूद है वो आपको पता है टूट फूट का शिकार है। रोड्स की सूरत हाल देख लें, रूरल एरिया बहुत सफर कर रहे हैं। महंगाई में तो फिर एक बहुत लंबी डिटेल आ जाती है कि आटा महंगा है, चीनी महंगी है, सब्जियां महंगी हैं, दालें महंगी हैं। और इसके अलावा आप देख लें कभी कि कोई गरीब अगर चीज बेचारा वैसे सस्ती भी थी अली साहब इस मुल्क में? कभी मुझे तो याद नहीं है, मैं तो जब से होश संभाला है तब से महंगाई का ही रोना सुन रही हूँ मैं। देखें, हर दौर में फिर महसूस आपको कंपैरिजन करना पड़ता है जो कि साबका हुकूमतें हैं। जब आपको पता है कि 2013 में जब मियां नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आई तो उसके बाद हम जीडीपी कहां से उठाकर तकरीबन 6 के करीब चले गए थे, आज हम माइनस में जा रहे हैं। यही महंगाई की रीजन है। ये चीनी है वो उस वक्त 52 रुपए से 50 वालों के खिलाफ आप लोगों ने वैसे कोई एक्शन नहीं लिया, वो तो इस हुकूमत को ही क्रेडिट जाता है, आप चाहे माने या ना माने। लेकिन खैर आगे बढ़ते हैं, एपीसी की तरफ मैं दोबारा आती हूँ। बिलावल साहब, पीपल्स पार्टी जब भी ये ऑफर करती है कि एपीसी बैठनी चाहिए और तमाम पार्टियां जो हैं वो मिलकर हुकूमत के खिलाफ कोई लायामल बनाएं, तो नून लीग उसके हवाले से बड़ी सीरियस नहीं नजर आती। नहीं, नून लीग बिल्कुल सीरियस है। आपको पता है सीरियस गवर्नमेंट नजर नहीं आती। आपने देखा है कि जब कोरोना इशू के ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने एपीसी बुलाई तो वो अपनी बात सुना के उठ गए और अपोजिशन लीडरों को उन्होंने तजावीज तक सुनने की भी जहमत ना की। लेकिन आपको पता है कि पिछले दिनों जो बात हुई है, टेलीफोनिक रब्ता हुआ है शहबाज साहब का 2 दिन पहले, उसमें एपीसी की डेट अनकरीब आ जाएगी। उसमें 18वीं तरमीम, महंगाई और पूरी ओवरऑल जो स्ट्रेटेजी होगी अपोजिशन की वो सारे इश्यूज पर होगी। तो आप देखेंगे कि ये एक मुतफिका लायामल इंशाल्लाह सामने आएगा अपोजिशन की तरफ से। अच्छा, लेकिन फिर वही बात है कि शहबाज शरीफ साहब या आप लोगों की पार्टी ने भी वो एक इशू पकड़ा हुआ है और उसी पे बात करते रहते हैं। शहबाज शरीफ साहब तो सामने नजर नहीं आते। नहीं, शहबाज शरीफ साहब को पता है कि वो कोरोना पॉजिटिव अभी चंद दिन पहले जो है वो नेगेटिव हुए हैं और वो कैंसर सर्वाइवर भी हैं। इसके बावजूद आपको पता है कि वो इंग्लैंड से जब वापस आए तो वो आखिरी फ्लाइट थी, उस वक्त फ्लाइट्स बंद हो रही थी, तो वो इसी में आए और उन्होंने जो एसओपीज थे उसके मुताबिक वो टोटल वीडियो कॉल के जरिए हमारे एमएनए से रब्ते रहे, अपनी पार्टी की पार्टी मीटिंग्स की, ऑपोजिशन के साथ जो है वो उन्होंने इजलास में नहीं आते रहे। हाँ, एक इजलास में नहीं है लेकिन इजलास में बाकी हम एमएनए तो सब जा रहे हैं, शायद खाकान अब्बासी साहब आ रहे हैं, ख्वाजा आसिफ साहब जा रहे हैं। आपको पता है कि वो कैंसर सर्वाइवर हैं जिसकी वजह से उनका पब्लिक के साथ बहुत ज्यादा इंटरेक्शन ठीक नहीं है। लेकिन अनकरीब आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला जो असेंबली के सेशंस हैं और वो भी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उनको सेहत दे वो स्टार्ट हो जाएंगे उनके। ठीक है, तो अब एपीसी के हवाले से फिर आप लोगों की क्या है लाया अमल अब अगला? देखिए, हमारा लाया अमल ये है कि बिलावल साहब के साथ रब्ता हुआ, बाकी पार्टीज के साथ भी हम रब्ते में हैं। अनकरीब कोई आपके सामने एक डेट आएगी। आपने ये देखा कि जब हमारा असेंबली का सेशन हुआ तो बजट के दौरान भी अपोजिशन ने प्रोटेस्ट किया और खास तौर पर एक हफ्ता पहले बाहर रोड पे आके, आपको पता है कि मीडिया की वैन्स तक को करीब नहीं जाने दिया जाता, तो हमने रोड पे आके प्रोटेस्ट किया, एसओपी को मलूदे खातिर रखते हुए किया, मास्क पहनकर किया और वो महंगाई के खिलाफ एहतजाज था, वो इनकी के खिलाफ एहतजाज था। मैं साथ ही साथ इनके रवैये ये हैं कि किसी एक आदमी को ये आज भी कंटेनर के मोड़ पे खड़े होकर बातें करते हैं। इनके मिनिस्टर जो हैं वो खड़े होकर असेंबली के फ्लोर के ऊपर गलत जबान मतलब बड़ी हार्ड लैंग्वेज यूज करते हैं, जिसकी वजह से फिर ऑपोजिशन असेंबली के माहौल को ठीक रखना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। लेकिन ये आज भी लेकिन कल वाले इजलास में तो हमने देखा कि गवर्नमेंट ने बड़े खामोशी से, बड़े तहम्मुल मिजाजी से आप लोगों के सारे बयानात सुने, फिर जब मुराद सईद आए मैदान में तो आप लोग सब छोड़ के चले गए। नहीं, आपको एक बात भूल गई है कि जब वो जैदी साहब ने स्पीच की तो स्पीकर ने कमिटमेंट की कि इसके बाद पीपल्स पार्टी का बंदा बोलेगा और नून लीग का, लेकिन जो ही जैदी ने स्पीच खत्म की तो साथ ही स्पीकर ने इजलास मुलतवी कर दिया।
इतना बायस्ड होना और इतनी इससे बड़ी धांधली क्या है कि जब आप किसी को बोलने दें, ये जब भी बोलते हैं किसी ऐसे इशू पे बोलते हैं जो मतलब है कि जिसमें ये सिर्फ इनका मकसद ऑपोजिशन को टीज करना या उनकी ईगो को हर्ट करना होता है। लेकिन जब हम इनकी करप्शन के ऊपर बात करते हैं, जब हम ये बात करते हैं कि आप बताएं कि अद्वियात पे कमीशन किसने खाया है, जब हम बात करते हैं कि आप बताएं चीनी और आटा के अरबों रुपए जो वो अवाम के हैं वो किसकी जेब में गए। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। एक आम पब्लिक को सली साहब आप लोगों को अपने दौर में देनी थी, अब उनका वक्त है। अब वो ये एग्जांपल्स आप लोग तब दीजिएगा जब आप लोगों की हुकूमत होगी। अब तो आप लोग अपोज करें करप्शन के मामला, तो आप लोगों की गवर्नमेंट में भी हो रहे थे, ये सारी सब्सिडियां और ये सारे मामला, उस वक्त तो किसी ने कुछ बोला ही नहीं। सब्सिडीज अवाम पर खर्च होती थी, खर्च नहीं होती थी। हमारे दौर का पैसा अवाम की जेबों में जाता था, लोगों को खादें सस्ती मिलती थी, लोगों को अद्वियात सस्ती मिलती थी, लोगों को मिलती थी। अगर ये माफिया की जेब में जाएं तो फिर ना इतने मोटरवेज बनते, ना 12,000 मेगावाट बिजली जो है वो पाइपलाइन में आती मेन ग्रिड में, और मतलब है ना ही इतना रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल। ठीक है, बहुत शुक्रिया मैं अदा करूंगी अली गौहर साहब, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। कोरोना के थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं नाजरीन प्रोग्राम में। कोरोना के बढ़ते केसेस, लाहौर के 7 इलाके जो हैं वो सील हैं। चोंगी, अमर सद्धू, EME सोसाइटी, वापडा टाउन के इलाके शामिल हैं इसमें। अच्छा, जौहर टाउन, ग्रीन सिटी टाउनशिप जो है वो भी मखसूस इलाके हैं जो कि बंद कर दिए गए हैं। हमारे साथ लाहौर से हम न्यूज़ के नुमाइंदा उमैर राना मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या सूरत हाल है। उमैर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा उमैर, ये बताएं कि कहाँ मौजूद हैं आप और क्या सूरत हाल है इस वक्त स्मार्ट लॉकडाउन की? बिल्कुल जी, एक मतलब फिर स्मार्ट लॉकडाउन का जो है इनेकाद कर दिया गया है लाहौर के 7 इलाकों में। लेकिन मसला ये है कि आवाम जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं है। मेरे अकब में ये जो गलियां हैं, चुंगी, अमर सद्धू और EME सोसाइटी से मुल्का ये गलियां हैं, यहाँ पर इस टाइम भी लोग जो हैं वो हमसे आकर पूछ रहे हैं कि ये लॉकडाउन किसी काम का नहीं है और इसको खुल जाना चाहिए। शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, लेकिन पुलिस की जानिब से यहाँ पर रुकावटें लगाई गई हैं। जिस हद तक मुमकिन हो सकता है ज़िला इंतज़ामिया की जो टीमें हैं वो यहाँ पर गाए बगाए चक्कर लगा रही है। तमाम जो 7 इलाकों की जो मुख्तलिफ गलियाँ और रोड्स हैं उनको बैरियर्स लगाकर और कनाते और तंबू लगाकर जो है उनको ब्लॉक कर दिया गया है। किसी भी शख्स को बाहर आने की इजाज़त नहीं दी जाती अनटिल अनलेस के बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम हो या कोई मेडिकेशन, तिब्बी मामलात हो, हॉस्पिटल जाना हो, तो उनको चेक करने के बाद इन जो गलियां बंद की गई हैं उनमें से बाहर निकलने की इजाज़त दी जाती है। इंतज़ामिया इफेक्टिवली काम कर रही है, आप ये कह रहे हैं? की जो दुकानें जी इंतज़ामिया तो काम कर रही है, लेकिन इंतज़ामिया सिर्फ गलियां बंद करने के बाद जो है सिर्फ राउंड लगाती है, पेट्रोलिंग करती है, लेकिन जो आवाम है वो इस टाइम भी घरों से बाहर निकल रही है और जो बाहर दुकानें हैं, कारोबारी मराकज़ हैं वो मुकम्मल तौर पर खुले हुए हैं। और इसके साथ साथ जो लोग हैं उनके रवैये में तब्दीली जो है वो अभी तक भी नहीं आई है और अब भी ये जो स्मार्ट लॉकडाउन किया गया है उसको आवाम जो है वो सीरियस नहीं ले रही है। जी ठीक है। अच्छा उमैर, बस एक और चीज़ भी आपसे मैं जानना चाहूँगी कि अस्पतालों की क्या सूरत हाल है लाहौर के? देखिए अस्पताल बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड हो चुके हैं क्योंकि पेशेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है क्योंकि बुखार के अलामात भी जिसको सामने आती हैं तो अगर वो अस्पताल जाता है तो उसे कोविड-19 का टेस्ट जो है वो ज़रूर रेकमेंड किया जाता है क्योंकि सिम्टम्स जो हैं खांसी, नज़ला, ज़ुकाम और जो दूसरी अलामात हैं जैसे जिस्म में दर्द, तो उन अफराद को वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है जहाँ पर आइसोलेट के मुकम्मल तौर पर इंतजाम किए गए हैं। लेकिन जो लोग अस्पताल जाते हैं उनके लवाहिकीन जो हैं वो काफ़ी मुश्किलात में नज़र आते हैं क्योंकि उन्हें मिलने की इजाज़त नहीं दी जाती, अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जाती। तो इस टाइम लाहौर में जो सरकारी अस्पताल हैं उनमें काफ़ी रश भी है और डॉक्टर ज़ाहिर है वो अपने कई कोशिशें कर रहे हैं, तिब्बी जो मामलात हैं वो उन्हें देने की कोशिश करते हैं, लेकिन आवाम जो है वो अभी भी काफ़ी मुश्किलात का सामना कर रही हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे उमैर राना, आपने वक्त निकाला और सूरत हाल से लाहौर की आगाह किया। नाज़रीन, बचपन में आपको याद होगा लट्टू हुआ करता था। जो लोग ज़रा बड़ी उम्र के हैं वो तो जानते होंगे कि लट्टू क्या चीज़ है, किसका नाम है। जो नहीं जानते उनके लिए लट्टू का ये बड़ा मज़ेदार सा एक रिपोर्ट है, वो देखें कि क्या है उसमें। खूबसूरत लट्टू चलाने के लिए इन बूढ़ों, बच्चों और नौजवानों की बेचैनी देखकर यकीनन आप में से कुछ अफराद को अपना बचपन जरूर याद आया होगा।
मगर अब वो वक्त गुजर गया और सिर्फ यादों का हिस्सा बन गया होगा। लेकिन इस मोहल्ले के लोग इस रिवायत को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। पाकिस्तान बनने के बाद ये यहाँ पे जनाब हम लोग आए थे और हम लोग जो हमारे जो रिश्तेदार थे वो ज़्यादातर माइग्रेट करके चला चुके हैं। ये कुछ चंद लोग रहते हैं जो यहाँ पे बहुत से दूर से इलाकों से, मतलब यहाँ के जो करीबी गांव हैं, गुजर खान वगैरह, वहाँ से लोग आते हैं लट्टू वगैरह बनवाने के लिए। अभी भी वो चलाते आ रहे हैं। हम लोग भी मतलब उनके साथ ताउन करते हैं कि हम लोग उन्हें अपनी सकाफत देते हैं कि आप चलाएँ। यहाँ पहले लाटू के टूर्नामेंट होते थे मादी करीब में। हम उस रवायात को ज़िंदा करने के लिए गा बगाए इसको इनका इनकाद करते रहते हैं। पहले ये लाटू होता था 2 आने का, फिर ये हुआ 2 रुपये का, फिर हुआ ये 5 रुपये का, अब इसका रेट चला गया है को 500 से 1000 रुपये तक। ये है रावलपिंडी का लाटू मोहल्ला। इस मोहल्ले का नाम भी इस खेल की मुनासबत से है। यहाँ रहने वाले इस रिवायती खेल के फरोग के लिए कुछ वक्त जरूर निकालते हैं। हम बचपन से खेलते आ रहे हैं। देखें आप आए हैं, देखें हैं, रौनक लगी है। इसी तरह सारी दुनिया काफ़ी टाइम से ये काम चल रहा है और यहाँ पे न चलते ही आ रहे हैं पुराने लोग भी। इस लाटू की हम तीसरी पीढ़ी हैं। 2 पीढ़ियाँ कुछ लोग फौत हो चुके हैं। ये अब की पीढ़ी है जो लाटू मल्ले को संभाल के बैठी हुई है। उसमें हम छोटों में आते हैं। अभी भी हमारा वही हिसाब है कि चलो कोई टाइम निकाल के थोड़ा बहुत हम लाटू शाटू चला लेते हैं। 100 दहाइयों से ये मामलात यहाँ पे चल रहे हैं। लाटू टाइम ये सीज़न चढ़ता आता है, ये लाटुओं के दिन आते हैं, उस टाइम यहाँ पर इतना रश होता है कि वो दूर तक आप देखें ना तो लाटू ही लाटू चला रहे होते हैं बच्चे। सारे इलाके से बच्चे भी बड़े भी तमाम लोग यहाँ पर लाटू चलाने के लिए आ जाते हैं। वक्त के साथ साथ लट्टू के शौकीन कम हुए तो यहाँ बनी दर्जनों दुकानें दीगर तिजारती सरगर्मियों की नजर हो गईं। हाँ, एक दुकान जरूर बची हुई है जो इसके मालिक आजम को इसके आबाओ अजदाद से विरसे में मिली है और ये मोहल्ले की इस इकलौती दुकान से इक्का दुक्का लट्टू चलाने वालों का शौक पूरा कर देता है। बाप दादा पहले काम करते थे, बताया करते थे, फिर अबू करते थे, फिर उसके बाद 3 साल मुझे हो गए हैं। पहले 40-50 दुकानें थी, अब 1-2 ही रह गई बस। अभी तो पहले पुराने बुजुर्ग थे, सारे 40-50 लोग थे जहाँ काम करते थे, मेहनत थी। अब तो वो काम बहुत कम हो गया ना, वो दूसरे चाइना के आ गए हैं, वो सल्लों वाले, बैटरियों वाले। अब ये पुरानी सकाफत तकरीबन कम ही हो गई। आजम की ये दुकान लाटू मोहल्ले में इस खेल की आखिरी निशानी है। इसका कहना है कि अब इस पेशे से 2 वक्त की रोटी कमाना भी मुश्किल हो गया है। मोबाइल और कंप्यूटर गेम्स ने रंग बिरंगे लट्टुओं की जगह ले ली है, लेकिन आजम की एक लट्टू मोहल्ला में कायम ये कदीम दुकान बचपन के इस रवायती खेल की याद ताज़ा कर देती है। कैमरामैन इरफान अहमद के साथ नोमान मकसूद, हम न्यूज़, रावलपिंडी। चंद रोज़ से सोशल मीडिया पर घरेलू तशद्दुद का शिकार रहने वाली सदफ जहरा नामी लड़की के कत्ल की खबर गर्दिश कर रही है। घरेलू तशद्दुद की अगर हम बात करें तो ये जितना हसास मसला है इससे कहीं ज़्यादा पेचीदा इसलिए भी है क्योंकि मुआशरा हमारा इसे उस तरह से जुर्म तस्वर ही नहीं करता जिस तरह से करना चाहिए। इस मामले पर बात करेंगे, हमारे साथ माहिर कानून हुमा जमील साहिबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हुमा। सबसे पहले तो मैं आपसे जो चीज़ पूछनी चाहूँगी वो ये है कि हमारे यहाँ डोमेस्टिक अब्यूज़, डोमेस्टिक वायलेंस, ये टर्म्स बहुत ज़्यादा हम सुनते हैं लेकिन इनको हम क्राइम कंसिडर नहीं करते। हम कहते हैं कि भाई घर वालों के आपस का मसला है, ये आपस के मसले ने इसको क्राइम कंसिडर करने से हमें रोका हुआ है। जी बिल्कुल, इसमें बहुत बड़ा फैक्टर यही है कि फैमिली इशू है और इसमें जो है लोगों को नहीं जाना चाहिए। लेकिन देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस की अगर हम जब तक बात करें, इसको वायलेंस वर्ड ही ये है कि आप पुरतशद्दुद एक चीज़ कर रहे हो। लेकिन अनफॉर्चुनेट जो हमारे यहाँ तस्वुर दिया जाता है कि मेल डोमिनेंसी का, जिसकी वजह से जो है कि मर्द की हाकमियत है और मर्द सब कुछ कर सकता है, अगर उसने बीवी को मार भी दिया या कुछ कर भी दिया तो
नो इशू। लेकिन हमें ये भी समझने की ज़रूरत है कि सिर्फ फिजिकल अब्यूज़ जो है वो वायलेंस नहीं है, इसमें आपका जो मेंटल टॉर्चर है, इसमें आपका इकोनॉमिकल अब्यूज़ है, इसमें आपकी थ्रेटनिंग है, आपकी स्टॉकिंग है, आपको किसी भी तरीके से जिससे आप तंग हो रहे हो, जिससे आपका दिमागी तौर पे आप जो है किसी मसाइल का शिकार हो रहे हो, तो वो सब जो है वो वायलेंस और अब्यूज़ की तरफ जाता है। और अनफॉर्चुनेट हमारे यहाँ रिपोर्ट इसलिए कम केसेस होते हैं, और जब केसेस रिपोर्ट भी होते हैं वो तब होते हैं जब वो एक्सट्रीम लेवल पे पहुँच चुके होते हैं, या तो आप किसी की मौत हो जाती है या ना कोई किसी जो है मुकम्मल तौर पे पागल हो चुका होता है। तो इसको समझने के लिए ये भी ज़रूरी है कि अगर हम वायलेंस और वायलेंस के रेलिवेंट जितने भी लॉज हैं उनको अगर हम आवाम तक पहुंचाएं कि ये है और इस पे आप अपने जो कंप्लेंट्स हैं वो लॉन्च कर सकते हैं, तो इस पे भी हमें थोड़ा सा आगाही मुहिम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज से आगाज़ इसका करते हैं। आप मैं चाहूँगी कि लोगों को बताएं कि जिन ख़वातीन पर घर में तशद्दुद होता है या उनको उनके शौहर ने मारा या तकलीफ़ पहुंचाई, फ़िज़िकल हार्म किया या फाइनेंशियली वो साउंड नहीं रह सकती या अब्यूज़ किया या मेंटल अब्यूज़ किया, टॉर्चर किया, इस हवाले से हमारे कौन कौन से कवानीन हैं जिनकी मदद ले सकती हैं हमारी बहनें? जी बिल्कुल, देखिए 18th अमेंडमेंट से पहले और अब क्योंकि प्रोविंशियल इसको बना दिया गया था सब्जेक्ट को कि हर प्रोविंस का अपना कानून होगा हर वाले से। सो अगर हम देखें तो सिंध में भी है डोमेस्टिक वायलेंस प्रिवेंशन, उसके लॉ मौजूद है, बलूचिस्तान में KPK में, पंजाब में बिल जो है प्रपोज़ किया गया। फिर अभी इस्लामाबाद में इस वाक़े के बाद आपने देखा होगा कि मैम शीरी मज़ारी ने एक ट्वीट किया कि उन्होंने दोबारा से इस बिल को जो है टेबल किया ऑन द टेबल। अगर हम देखें तो इस पर भी बड़े उन्होंने भी बड़ी कंट्रोवर्सीज आ रही हैं कि लोग अगर इस तरह का बिल आ जाता है तो ये तो इस्लाम के खिलाफ हो गया है, ये तो इसमें तो डाइवोर्स केसेस में इजाफा हो जाएगा अगर फीमेल जो है मेल के अगेंस्ट केस करेगी, या इसमें जो है जो मेल की एक सुपीरियरिटी है वो नीचे आ रही है। इससे बहुत सारी कॉन्ट्रडिक्शंस पहले आ चुकी हैं। फिर इस्लामिक आइडियोलॉजी है क्या, कौन कौन से लॉज हैं अगर स्पेसिफिकली आप हमें बता सकें कि जिनके तहत खवातीन जा सकती हैं हेल्प लेने? बिल्कुल, देखिए अभी जो ऑन द टेबल जो कानून गया है वो है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, उसके लिए तरफ जा रहे हैं, लेकिन एक बिल अभी दिया गया लेकिन इस तरह से स्पेसिफिकली कोई है नहीं। अब जो मेन कानून है वो है पाकिस्तान पीनल कोड PPC, ठीक है, जिसमें आपकी हर्ट भी है, जिसमें आपकी क्रिमिनल इंटिमिडेशन भी है, थ्रेट भी है, अब्यूज़ भी है, हरासमेंट भी है, उसकी सारी डेफिनेशंस हैं। उसमें फिर आपका जो अभी मेन आपने ज़ारा के केस की बात की तो वो अंडर सेक्शन 302 PPC पाकिस्तान पीनल कोड वो रजिस्टर हुआ, जो इट इज़ कत्ल अम्द, इंटेंशनली जो मर्डर होता है। तो बाकी जो कवानीन बनते हैं वो मेन कानून को एड करने के लिए बनते हैं। जो चीज़ें आपके मेन सेंट्रल लॉ में नहीं है, क्योंकि PPC सेंट्रल सब्जेक्ट है, उसमें नहीं है, तो वो फॉल करती हैं फिर डोमेस्टिक वायलेंस लॉज में। तो इस तरह से मुख्तलिफ कवानीन हैं। अब मेन जो हमारी आती है, अगर आपको तशद्दुद है तो आपके अगर आपको किसी ने हर्ट किया, अब्यूज़ किया, आपको फिजिकली मारा है तो आप जाएंगे पाकिस्तान पिनल कोड के तहत, आपने कंप्लेन रजिस्टर करनी है, उसी तरह पुलिस FIR होगी। अगर आपको हरास किया जा रहा है तो हरासमेंट में भी आप पुलिस के पास जा सकते हैं। अब जहाँ पे आता है इकोनॉमिकल अब्यूज़, अब इकोनॉमिकल अब्यूज़ का उस तरह से लॉ आप क्या नहीं है कि आप जाकर, हाँ प्रोविंशियल लेवल पे है, इस्लामाबाद में अभी उसको प्रपोज किया जा रहा है। इकोनॉमिकल अब्यूज़ में जब हमारे पास खवातीन आती हैं तो हमारे पास यही होता है कि आप फैमिली कोर्ट में जो मेंटेनेंस का केस जो है वो लॉन्च कर लें, ठीक है। वो तो आफ्टर जब आप फैसला ये कर लेते हैं कि आपने अलग होना है, मेन आपका ये है कि आपको कोई भी है तो आप जाएँ अपने मुतलका थाने में, वहाँ पर आप कंप्लेन लॉन्च कर सकती हैं। और बाकी जहाँ तक मेंटल टॉर्चर या उसकी बात है तो ऑब्वियसली उसके लिए फिर आपको एविडेंस चाहिए होता है आपको, क्योंकि वो प्रूफ कैसे होगा। तो उसकी एविडेंस के लिए PPC ज़रा, क्योंकि वो क्रिमिनल साइड पे चला जाता है और उसमें आपकी एविडेंस बहुत मैटर करती है। सो अभी जो नया बिल आ रहा है जिसको प्रपोज किया गया, उसमें यही है कि आप उसमें पटिशन दायर कर सकेंगे, जो आपकी मुतलका कोर्ट है उसमें आपको थाने में जाने की ज़रूरत नहीं होगी। मुतलका कोर्ट में आप पटिशन दायर करेंगे, उसमें फिर उनकी कमेटीज़ बनाई गई हैं, प्रोटेक्शन जो पर्सनस हैं उनको उन्होंने रेफ़र किया है। तो वो अभी बहुत एक मरहला है, अब देखिए वो पास होता है या नहीं होता है। अच्छा, अब जब हम किसी भी केस की बात करते हैं जहाँ पर मर्डर हो जाता है, विक्टिम जो है या तो उसकी जान चली जाती है या वो खुद अपनी जान ले लेती है। अब ये दो अलग अलग बातें हैं, एक तो वो जिसने मर्डर किया और एक शख्स ने खुद ही अपनी जान ले ली। अब उसने खुद अपनी जान ले ली लेकिन उसके साथ बाकी टॉर्चर होता रहा, उस पर अब्यूज़ होता रहा, आखिर में उसने तंग आके खुद अपनी जान ले ली। तो ऐसे केस में क्या जो शख्स उसके साथ रहता रहा है, शौहर हो सकता है या कोई और है, तो वो क्या उसको लॉ जो है वो कन्विक्ट करेगा?
देखिए सबसे पहले इस पे जाने से पहले मैं इसकी स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे आऊँगी कि जब भी हमारे पास कोई केस आता है ना, अगर कोई फीमेल शिकायत भी लेके आती है कि मैं नहीं रह सकती या मैं बहुत अब्यूज़ मुझे किया जा रहा है, बच्चों पे इसका बहुत इफेक्ट पड़ रहा है, तो उसके जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं ना वो उसको निकलने नहीं देते। नहीं ये तो अभी देखो ऑनर की बात है, ये तो तलाक हो गई तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अगर हर फीमेल कोशिश कर भी रही होती है। अच्छा, इसमें एक और वो आ जाता है रीज़न, और वो ये है कि औरत, बहुत सी बच्चियों की छोटी उम्रों में शादियाँ हो जाती हैं, उन्होंने तालीम मुकम्मल नहीं की होती, फिर वो आगे करेंगी क्या? वो ये कहती हैं हम करें क्या, हमें कौन संभालेगा, कौन पालेगा, मैं नौकरी नहीं कर सकती, मेरे पास वो डिग्रीज नहीं है। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का भी एक मामला है जो वो डर जाती है। बिल्कुल, ये भी एक चीज़ है, लेकिन उसके बाद भी हमारे पास ऐसे केसेस भी आते हैं कि 25-25, 30-30 साल बाद फीमेल्स आती हैं कि अब हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, अब मैं नहीं रह सकती हूँ, अब मैंने बच्चों के लिए बर्दाश्त किया, अब मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। सो इस तरह से होते हैं, लेकिन बात वही है कि जो फीमेल स्टेप ले भी लेती हैं उनके लिए बहुत हर्डल्स आ जाती हैं आगे। अब अगर आप कोई छोटी सी कंप्लेन कर देते हैं, फॉर एग्जांपल फैमिली कोर्ट में आप आ जाती हैं, या आप थाने में एप्लीकेशन दे देती हैं कि मुझे फिजिकली टॉर्चर किया जा रहा है, तो फिर जो हमें एक सुनने को आता है, फीमेल इसलिए घबराती हैं कि मुझे तो तलाक दे देगा, मुझे तो डाइवोर्स दे देगा। सो वो जो एक चीज़ स्पेस क्रिएट हो जाती है कि आप प्रोटेक्शन लेने जा भी रहे हैं तो थ्रेट आपको ये है कि आप जो है वो, यानी कि वो छोड़ना भी नहीं चाह रही होती है, और वो उससे सिचुएशन चाह रही होती है मैं किसी तरह से हैंडल कर लूँ। सो बहुत सारे फैक्टर्स इसको जो है वो करते हैं, लेकिन हमारी कोशिश, लेकिन जो मैंने आपसे पूछा कि वो अगर ऐसी सिचुएशन में खुदकुशी हो जाती है, खुदकुशी कर लेती है लड़की, और उसकी बॉडी पे अब्यूज़ का कोई शवाहिद अगर मिलते हैं, वो पोस्टमार्टम अगर कराएंगे, तो फिर उस सूरत में तो फिर शायद लड़के के खिलाफ ऑब्वियसली पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे बहुत ज़्यादा बेस करता है, और सर्कमस्टांशियल एविडेंस बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जैसा कि अभी आप ज़हरा के केस की FIR देखें, उसमें एक सिंपल 302 लगाया गया, और उसमें ये नहीं बताया गया कि उसको प्रीवियसली भी टॉर्चर किया जा रहा था। चेन ऑफ सर्कमस्टांसेस उसमें क्या ये बताया गया कि जो ब्लैकमेलिंग चल रही थी बाकी इंटरनेट में मुख्तलिफ अकाउंट्स के साथ, और पैसे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो रही थी लड़कियों को, वो भी नहीं बताया गया? ये सिर्फ ये बताया गया, जो मैंने FIR बेयरली रीड की है उसमें ये लिखा हुआ है कि इस तरह से कॉल आई और हमें उसने कॉल की कि उसने कुछ कर लिया, आप पहुंचे और हम गए तो वहाँ पे लाश लटकी हुई थी और उसने सारे दरवाजे बंद किए हुए थे और वो बाहर खड़ा हुआ था। ठीक है, एक अननेचुरल बिहेवियर ऑफ एक्यूज्ड आ गया ना उसके हस्बैंड का। सो उसमें ये सारे, अब FIR बहुत डिटेल्ड होनी चाहिए, चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस। फॉर एग्जांपल जैसे आपने भी क्वेश्चन किया, मैं कहाँ खड़ा था, मैं कहाँ से आया, एग्जैक्टली क्या टाइम, सब कुछ वो आपने, जो कंप्लेनेंट है उसने जो प्रीवियस हिस्ट्री है वो ज़रूर बताएं आप उसमें। अब जैसे आपने कहा कि कोई खुदकुशी कर लेता है, अब आप ऑब्वियसली अगर आपने एविडेंस प्रूव किया है, अगर आपके पास चेन ऑफ सर्कमस्टांसेस है, आपके पास विटनेसेस हैं जो इस बात पे आके गवाही देते हैं, हाँ ये इसको टॉर्चर करता था, उसकी मेंटल कंडीशन इस तक लेके गई है कि उसने इसको मजबूर किया, फोर्स किया, तो ऑब्वियसली लॉ यहाँ मौजूद है, उसमें सजाएं भी होती हैं। अभी हमारे पास रिसेंट एक इस्लामाबाद का केस है, 2-3 हफ्ते हुए हैं, उसमें फीमेल हस्बैंड ने ये क्लेम किया कि फीमेल ने खुद अपने आप को गोली मारी है छाती पे, लेकिन अगर आप उसकी मेडिकल एविडेंस देखें तो वो इस तरह से नहीं है, मतलब उसकी क्लोजनेस नहीं है कि उसने खुद मारा हो। सो देयर आर नंबर ऑफ केसेस जो हाईलाइट हो जाते हैं, वो हो जाते हैं, वरना यहाँ पे तो हर दूसरे दिन कहीं औरत जल रही है, कहीं औरत मर रही है, और वो खुद ठीक है। यानी कि दुनिया से जाने वाले तो चले जाते हैं, लेकिन फिर उनके पीछे जो लोग रह जाते हैं उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो उनको इंसाफ दिलवाएं, और आइंदा हमारे माशरे में इस किस्म के जो एक्ट्स हैं वायलेंस के, अब्यूज़ के, वो ना हो। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे हुमा, आपने वक्त निकाला। नाजरीन, एक छोटी सी ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आते हैं तो दोबारा मुलाकात करते हैं। वेलकम बैक टू द शो। नाजरीन, कोरोना वायरस की वजह से समाजी फासले की पाबंदी ने तफरीह के भी जो बेशतर मौके हैं वो बंद कर दिए हैं। इन हालात में बहुत से लोग ड्राइव इन सिनेमा की बात कर रहे हैं। कई ममालिक में तो ड्राइव इन सिनेमा में फ़िल्में दिखाई भी जा रही हैं। फ़िल्में जो हैं वो जो लोग देखते हैं वो आप अपनी गाड़ियों से बाहर नहीं निकल सकते, और मजबूरी में ही ऐसा करना पड़े तो फिर ज़ाहिर है फेस मास्क ज़रूर पहनेंगे। लेकिन इसके साथ जो पॉपअप थिएटर्स हैं उनकी भी बड़ी मकबूलियत है, और उनके बारे में भी बड़ा बातचीत हो रही है, बड़ा चर्चा है उनका। जैसा कि इनके नाम से ही ज़ाहिर है, पॉपअप थिएटर्स यानी कि रेस्टोरेंट्स में और दूसरी इस किस्म की जो जगह हैं वहाँ पर परफॉर्मेंस देते हैं। क्या पाकिस्तान में ड्राइव इन सिनेमा या पॉपअप थिएटर्स जो हैं उनको वो खोले जा सकते हैं? क्या हुकूमत इस हवाले से सिनेमा को दोबारा खोलने के हवाले से किसी के इस काम में मददगार साबित हो सकती है? और जहाँ दूसरी सनतें खुल रही हैं वहाँ पर सिनेमा खुल जाएंगे तो SOPs के तहत क्या हम वो भी खोले जा सकते हैं? हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ फिल्म मेकर डिजिटल प्लेटफॉर्म के हवाले से भी हम बात करेंगे कि क्या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो हैं उनकी तरफ फिल्म मेकर्स जा सकते हैं, उनकी सोच में क्या ये ऑप्शन रहता है। हमारे साथ मौजूद हैं अदाकार शमून अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम शमून साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो ड्राइव इन सिनेमाज हैं
इनके हवाले से बड़ी बात हो रही है। पाकिस्तान में कितना पॉजिटिव होगा ये अगर हम कर लें इसको? वालेकुम अस्सलाम जी तमाम देखने वालों को। देखिए, सिनेमा तो वैसे ही एक ऐसा एंटरटेनमेंट का एक सिलसिला था जो कि इस वक्त पाकिस्तान में जो है वो धीरे धीरे जो है वो अपना पेस पकड़ रहा था। और जहाँ तक बात है ड्राइव इन सिनेमा की, तो जो पुराना दौर था यानी 80s का 90s का जो दौर था, उसमें लोगों को ड्राइव इन सिनेमा में फिल्म देखने का जो मज़ा आया है वो मतलब वो आज अगर दोबारा से वो प्रोवाइड किया जाए विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड एवरीथिंग, तो आई एम श्योर कि एक बहुत बड़ा फ़र्क आपको ये नज़र आएगा कि लोग डेफिनेटली आएंगे। और उस प्राइवेसी को और उस डिस्टेंसिंग को सामने रखते हुए मुझे लगता है कि ये जो सिलसिला है ये बहुत कामयाब साबित हो सकता है। हाँ, इसके कुछ ना कुछ डेफिनेटली पर्क्स हैं, इसके कुछ ना कुछ टेक्निकल जो इसके एस्पेक्ट्स हैं, उन एस्पेक्ट्स को हमें मद्देनज़र रखना होगा कि कौन से मुल्क, कौन से शहर में जो है वो किस तरह मतलब ये ऑपरेट करेंगे, क्योंकि कुछ शहरों में डेफिनेटली मौसम का भी हमने सिलसिला देखना होता है। कुछ शहर हैं जिनमें बारिशें बहुत होती हैं, कुछ शहर हैं जिसमें सर्दी बहुत होती है, और उसके जो छोटे छोटे पर्क्स होते हैं ये डेफिनेटली हमें देखने चाहिए। बट लाइक अ सिटी लाइक कराची, आई थिंक इट इज़ अ मार्वेलस आइडिया कि आप जो ये SOPs हैं इनको भी एक तरीके से आप फॉलो ही करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का सिलसिला भी सामने रहेगा, और ये है क्या एंटरटेनमेंट की एंटरटेनमेंट रहेगी। तो आई थिंक इट्स अ मार्वेलस आइडिया, और बहुत सारे लोगों ने इनिशिएटिव लेने का शुरू भी कर दिया, ये मैं आपको बता दूं। मुझे इधर उधर से बहुत सारे लोगों ने पूछा भी कि जी अगर ये डेवलप किए जाएं, एस्टैब्लिश किए जाएं, तो इनकी क्या टेक्निकल जो डिमांड्स हैं वो होंगी और किस तरह ये मतलब बना सकते हैं। तो आवाज़ वगैरह के हवाले से भी लोग ये पूछ रहे हैं कि मतलब साइलेंट मूवीज़ तो आप देख लेंगे ड्राइव इन सिनेमा में, लेकिन फिर उसका जो साउंड है और वो जो एक थिएटर की फील होती है कि वो अगर कहीं मिसाल के तौर पे अगर कोई एक्शन फिल्म है तो उसमें कहीं कोई गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकरा गई तो वो जाहिर है एक आवाज़ फ़र्क होगी, और आपको वहीं थिएटर में ही देखने का एक्शन मूवीज़ या इस किस्म की चीज़ें मज़ा आता है क्योंकि साउंड बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होता है। तो फिर ड्राइव इन सिनेमा में साउंड के क्या मामलात होंगे? देखिए, साउंड के मामला आपको जैसे 90s में आपने देखा होगा, मतलब जब ये मामला चल रहा था तो साउंड बूथ्स हुआ करते थे, और वो साउंड बूथ्स जो होते थे उसमें अब जो हम जिद्दत का सोच रहे हैं मतलब वो ये है कि आपके साउंड बूथ से आपके पास ब्लूटूथ कनेक्शन हो, जो आपको मतलब आपको हेडफोन्स दिए जाए और आपकी ब्लूटूथ कनेक्शन उस बूथ से आपको साउंड मिले, और वो एक तरीके से वाईफाई कनेक्शन या ब्लूटूथ कनेक्शन के जरिए आपके पास या तो आपकी गाड़ी में सिस्टम हो, लेकिन कुछ ऐसी भी गाड़ियां मौजूद होती हैं पुराने मॉडल्स जिनके पास ब्लूटूथ सिस्टम्स नहीं लगे होते, तो उनको हेडफोन्स प्रोवाइड किए जाएं। अब देखिए, जब हम किसी चीज का हल निकालने की बात करेंगे तो डेफिनेटली फिर हम डिटेल में उसको डेफिनेटली करना पड़ेगा सारे डेफिनेटली। तो कुछ इस तरह की टेक्नोलॉजी इन की जाए जो कि आप जिस तरह आप 3D ग्लासेस बेचते हैं या जिस तरह 3D ग्लासेस आपको लेने पड़ते हैं जब आप फिल्म देखने जाते हैं, इसी तरह आप अच्छे रेट्स में मतलब सस्ते रेट में आपको हेडफोन्स मिलें जो आपके वो ब्लूटूथ सिस्टम से आपको पर्सनल आपको जो है वो आपका एक्सपीरियंस हो। ठीक है। अच्छा, मुझे ये भी बताएं कि जो हमारे यहाँ फिल्म मेकर्स हैं, अब इंडिया से अगर हम कंपैरिजन करें तो इंडिया में बहुत ज़्यादा रुझान अब जब से कोरोना आया उसके बाद से तो बहुत ही ज़्यादा, और उससे पहले भी था, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की तरफ उनकी फिल्म मेकर्स जो हैं वो चले गए थे। हमारे यहाँ ये चीज़ थोड़ी सी सुस्त रवि का शिकार रही है, या फिर शायद हमारे फिल्म मेकर्स का इस तरफ ध्यान नहीं गया। आप इसके हवाले से क्या कहेंगे? अब तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ही का राज होगा आने वाले वक्तों में। अनफॉर्चुनेटली देखिए जी, हम हर चीज़ में ही जो है कम से कम 15-20 साल पहले मतलब बाद में ही सोचते हैं। जब हम देखते हैं कि दुनिया में हर तरफ फैल गई और कोई हल नहीं है तो फिर हम कहते हैं अरे ये हमने क्यों नहीं किया। तो बड़े अफसोस की बात होती है कि हम हर चीज़ को, वैसे तो हम बहुत मॉडर्न अपना एक एस्पेक्ट दिखा के रखते हैं कि जी हम बड़े फास्ट हैं और बड़े मॉडर्न हैं, बट टेक्निकली बेसिकली एंड फंडामेंटली मुझे हमेशा लगता है कि हम बड़े लेट होते हैं इन चीज़ों को सोचते हुए, और बड़ा अफसोस भी होता है। क्योंकि मुझे एक बात बताइए, इस वक्त जो करोड़ों अरबों रुपए की फिल्में पीछे बनी हुई हैं उनका किसी ने आज तक पूछा भी नहीं कि भाई इनका होगा क्या, सिनेमास अगर बंद हो गए हैं तो ये सब कहाँ जाएंगी। दूसरी बात ये है कि अगर आज एक OTT प्लेटफॉर्म खड़ा भी होता है तो उसे स्टैब्लिश होते होते भी कम से कम 5 साल लगेंगे, तब वो जाके एक 15 करोड़ रुपए की बनी हुई फिल्म, जो मिनिमम मैं आपको कॉस्ट बता रहा हूँ 10 करोड़ रुपए की बनी हुई फिल्म को कम से कम अफोर्ड कर सके। एक फिल्म को अफोर्ड करना भी इस वक्त एक OTT नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि आपको
इनकम वापस चाहिए होती है, आपने जो पैसा लगाया होता है उसके सिलसिले में आपको कोई ना कोई ऐसी स्ट्रेटेजी चाहिए होती है जो आपका पैसा वापस आए। अब वो पैसा वापस OTT एट द मोमेंट इन पाकिस्तान अगर जीरो से शुरू हो रही हैं तो वो कैसे अफोर्ड करेगी? अगर वो 5 फिल्में भी ले रही है और 10-10 करोड़ रुपए की भी हैं तो 50 करोड़ रुपए क्या वो इस वक्त OTT दे सकता है? तो ये वो दरख्त था जो हमें बहुत पहले लगा लेना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ मामले ऐसे हो जाते हैं कि YouTube जैसा चैनल भी जो है वो 4 साल के लिए बंद हो जाता है और मतलब हमारे यहाँ बैन लग जाते हैं इस चीज़ पर उस चीज़ पर। तो मैं गवर्नमेंट से खास तौर पे गुजारिश करूंगा कि खुदा के लिए इस सेक्टर पर भी ध्यान दें, जहां मॉल्स खुलने वाले हैं, जहां आगे यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स भी खुलने वाले हैं, मार्केट्स खुल गई हैं, तो बहुत सारे फिल्म मेकर्स ऐसे हैं, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स ऐसे हैं जिनका पैसा लगा हुआ है और वो जिंदगी में दोबारा कभी वापस नहीं आ पाएंगे। अगर अच्छा, वैसे तो ये भी हो सकता है कि एक फिल्में बनाई है डिस्टेंसिंग करके भी बिठा दें सिनेमा में, जब बाकी सब कुछ खुल गया तो फिर सिनेमा भी इस तरह से चल सकते हैं। एब्सोल्युटली, मतलब सिनेमास को भी खोलें और वहां मैं कहता हूँ आप ज्यादा SOPs को फॉलो इसलिए कर सकते हैं, आपके पास स्टाफ होता है, वहाँ आपके पास वो लोग होते हैं जो मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं। आप एक एक सीट करके छोड़ के आप खोलें, क्योंकि बहुत करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट है सिनेमास पे। आज वो बिल्डिंग्स बयाबान पड़ी हुई हैं, उनमें काम करने वाले लोग इस वक्त अपने घरों में बैठ गए हैं, वो भले सफाई करने वाला बंदा हो या वो प्रोजेक्शन रूम का बंदा हो या वो टिकट बेचने वाला हो। ये एक बहुत बड़ा जो है ना, एक बड़ा गैप आ गया है और आइंदा आने वाले वक्तों के लिए हम सिनेमास को खोल के फिर OTTs की तरफ अब हमें चाहिए कि हम कुछ इन्वेस्टर्स को जमा करें, कुछ और हम चले जाएं। बहुत शुक्रिया शमून अब्बासी साहब, आपने वक्त निकाला। नाजरीन, ये था आज का प्रोग्राम। मुझे आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।